We are live. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, हेलो। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में, जिस तरह आपको पता है कि पुख्तनख्वा टीवी चैनल्स होस्ट रोमान खान मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियात को यहाँ पर मदऊ करती हैं और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी परसेप्शन के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद होंगी सोशल एक्टिविस्ट रिफत वानी साहिबा, और साथ में हमारे साथ इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं कर्नल साहब, कर्नल दिन्नी साहब, जो कि रिटायर हो चुके हैं, जो कि आर्मी का एक ऑफिसर रह चुका था। तो आज के टॉपिक, आज का सेगमेंट जो है वो पार्टिकुलरली इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और इस रीजन में जो जियो पॉलिटिक्स हैं और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस हैं और पीस के कॉज के ऊपर हैं। तो इस पे हमारे साथ जो है ना आज एनालिसिस करेंगे रिफत वानी साहिबा भी, और साथ में कर्नल साहब भी, और हमारे साथ एक और शुएब शाह साहब फिर बाद में ज्वाइन करेंगे। वो खुद ही कश्मीर से हैं और हमारे साथ वो भी अपनी एनालिसिस शामिल करेंगे कि आज के दिन के हवाले से और आज के सेगमेंट के हवाले से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेडीज फर्स्ट की तरफ के। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में खवातीन का भी बाकायदा से अल्हम्दुलिल्लाह आगाज हो चुका है। तो मैं वक्त देता हूँ रिफत वानी साहब को। आपके मशकूर हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी, के आपने हमारे प्रोग्राम में बाकायदा से शिरकत किया। तो आज के लिए पहला सवाल है हमारा आपसे, ये जो खित्ते में अभी इस वक्त जो पॉलिटिक्स चल रही है, आप कश्मीर के ऊपर भी आपके मुख्तलिफ आर्टिकल्स हम देखते रहते हैं, आपकी व्यूज़ भी देखते रहते हैं, वीडियोस भी देखते रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलो आपको भी इसमें आपकी परसेप्शन भी सुन लेते हैं। तो कश्मीर कोस्ट के ऊपर बीबी आपकी क्या परसेप्शन है, एनालिसिस क्या है? एक तरफ गिलवान वैली है, दूसरी तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ तो है ना, इस तरफ फिर पाकिस्तान है, बीच में से कश्मीर है। इस और सूरत हाल को आप किस तरफ देख रहे हैं कि क्या इन सब में अगर कश्मीर भी इसके ऊपर जो है ना अभी बाकायदा से इसकी कब्जे की चिमगुइयाँ कर रहे हैं कि ये हमारा इलाका है, इंडिया बाकायदा कह रहा है कि ये हमारा इलाका है, पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा, कश्मीरी क्या कह रहे हैं? आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो कश्मीरी की क्या परसेप्शन है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रोमान साहब आपका, और कर्नल साहब आदाब आपको। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि ये जब से पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए, तो मैं तो यही कहूँगी कि हम लोग ऑक्युपाई हो गए। और उसके बाद जो इंडिया है वो खुद यूएन के अंदर जो है वो मसला कश्मीर को लेके जाते हैं, और वहाँ पे जो है बहुत सारी उसके ऊपर रेजोल्यूशंस पास होती हैं। और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको शिमला अकॉर्ड कहा जाता है, और वहां पे ये दोनों ममालिक डिसाइड करते हैं कि हम अपना जो डिस्प्यूट है इसको, यानी जो भी हमारे इंक्लूडिंग स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का डिस्प्यूट है, इसके साथ साथ जो है हम अपने सारे डिस्प्यूट जो है वो खुद बायलैटरल जो है उसको रिजॉल्व करेंगे। तो अभी जब ये यूएन में जाता है पाकिस्तान, या यूएन का कोई सेशन होता है कश्मीर के ऊपर, तो वहां पे यूएन इनको कहता है सब बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, गो एंड रिजॉल्व। और इंडिया का भी वहां पे ये स्टांस होता है कि ये हमारा बायलैटरल इशू है, हम जो है टेबल पे इसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन जहां तक मैं देख रही हूँ, मैं किसी मुल्क को ना सपोर्ट कर रही हूँ ना मैं अपने स्टेट के स्टैंड बात कर रही हूँ। जब इन दोनों को दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, तो मैंने हमेशा देखा कि इंडिया की तरफ से जो है हमेशा रिजेक्ट किया जाता है इसको, कि हम टेबल पे आके बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो हम जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है हम उसके ऊपर बात करेंगे, जो हमारे पास है। हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो शेख अब्दुल्ला ने और महाराजा ने साइन किए हुए हैं, तो हम जो है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, वो हमारा अटूट अंग है। मुझे जो है अभी इस पे एक 2-3 सवाल मैं कर्नल साहब से पूछना चाहूंगी, बिकॉज वो मोर रेलेवेंट है सब्जेक्ट के, बिकॉज वो उनका ताल्लुक आर्मी से है और आर्मी का बड़ा योगदान है कश्मीर के अंदर, माफ कीजिएगा, हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन में। तो मेरा इनसे भी ये सवाल होगा, अब तो हमारा एग्रीमेंट जो है वो मोदी जी ने उड़ा दिया, अब तो हमारा आपके साथ एग्रीमेंट भी खत्म हो गया, आर्टिकल 370 खत्म हो गया, हमारे जो एक लीगल जो डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट जो है अब वो एक ऑक्युपेशन की शक्ल इख्तियार करवा दी मिस्टर मोदी जी ने।
तो अभी भी जो है मिस्टर मोदी जो है उसको रिजॉल्व करने की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं। उल्टा जो हमारा इलाका था वो भी चाइना को उन्होंने सरेंडर कर दिया। हमारा लद्दाख उठा के चाइना को दे दिया। पहले हम 2 मुल्कों से नहीं लड़ रहे, हम तीसरे और से कैसे लड़े? बीबी मैं आपको एक बात बता दूं कि लेकिन अभी तो वहां पर कोई सरेंडर की हमने बात नहीं सुनी कुछ खास हद तक। ये सरेंडर वाली बात पॉइंट्स, काफी स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स थे उसको जो है उस पे उन्होंने ऑक्युपाई किया है। उन्होंने यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो है वहां पे उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की हुई है और उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता है इंडिया का मीडिया। फिर इसके में जो गलवान वैली है ये उन्होंने सरेंडर कर दी है बिकॉज जो उनका एग्रीमेंट है 1969 का जो इनका एग्रीमेंट है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो वो तो पीछे नहीं जाएगा। वो क्यों पीछे जाएगा यहाँ से? क्योंकि इंडो पैसिफिक सी में अमेरिका को लेकर आना और फिर उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया को उनको इन ममालिक को लेकर आना, तो वो तो अपने लिए चाइना थ्रेट फील करता है और वो अब वहां से अपना सी पैक सिक्योर करने के लिए वो तो किसी भी लेवल तक जाएगा। और उनको मौका दिया है मोदी गवर्नमेंट ने। मोदी गवर्नमेंट जो एक वक्त में जो है कांग्रेस के ऊपर वो बड़ा शोर करते थे इसके ऊपर, लद्दाख के ऊपर, तो उन्होंने तो उठा के पूरा का पूरा जो है इस टाइम तमाम जो जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है वो उठा के उनके हवाले कर दिए हैं। तो अब हमें तीसरे न्यूक्लियर पावर से हमारी जमीन कौन लेके देगा? तो ये पूरा जो डिस्प्यूट है इसको जो है एक तीसरा मुल्क को भी जो है उसका एक फरीक बना दिया है मिस्टर मोदी ने इस टाइम। आते हैं कर्नल साहब की तरफ। कर्नल साहब, आपकी अपनी जितनी भी थ्योरीज होती हैं, जो भी आप इंडिया के बिहाफ पे बात करोगे, हम सब आपको सुनेंगे, आपकी बात को अप्रिशिएट कीजिएगा। आपकी जो भी थ्योरीज है, आप जो भी कहोगे, यहाँ पर हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शन होती है। बीबी ने अपनी परसेप्शन शेयर कर दी, आप अपनी परसेप्शन शेयर करेंगे, हम कुछ अपने सवाल पब्लिक लेवल के ऊपर करेंगे। फिर शुएब शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो फिर उसके सवाल और उसकी एनालिसिस को भी फिर हम देखेंगे। कर्नल साहब, आपके सवाल नंबर 1 आपसे है, आप इस ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह देखते हैं? एक तरफ कश्मीर है कि एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ना हल होने वाला 73 सालों का दास्तान है, लेकिन आगे आप क्या समझ रहे हैं कि एक तरफ कश्मीर की इशू है, तो दूसरी तरफ आप देखिए अभी आपका अपना एक तनाज़ा चल रहा है हिंदुस्तान के साथ। तो इस समय में आप रिटायर हैं, लेकिन फिर भी कम से कम आर्मी के थिंक टैंक से वाकिफ है कि आगे इंडिया की स्टांस क्या है इसके ऊपर, कि आगे क्या होने जा रहा है, कि क्या कश्मीरियों को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान भी सिर्फ और सिर्फ यही बातें करेंगे? मैं खुद पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनरल परसेप्शन शेयर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भी सिर्फ बातें ही करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। उधर से इंडिया ने भी सिर्फ ये करना है कि आज मिसाल लॉ बना दी, कल 371 हटा दिया, ये किया, वो किया। कश्मीरी को कौन राइट देगा? वो खुद ही ना, तो मैं तो एज एन माई सेल्फ, मेरा यहाँ पर कोई हक नहीं बनता कि मैं चाइनीज को बोल दूं, इंडियन को बोलूं कि हमारे साथ आ जाओ। यस, एक बंदा आना चाहे तो फिर हम उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि हम मेहमान नवाज बहुत हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि इस तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट को आप किस लेवल पे देखते हैं, इसका आखिर हल क्या निकलेगा सर? ओके, पहली बात तो नमस्ते सबके लिए, रोमन साहब, रिफत वानी मैडम, सबके लिए, एंड आपके जितने भी व्यूअर्स अभी जो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्ते। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो मैं अपने पर्सनल तौर पे बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल कुछ नहीं है, मैं अपने पर्सनल जो ओपिनियन है वो बताना चाहूंगा। और मैं शुक्रिया गुजार दूं रोमन साहब, आपने मेरे को इस शो में भी बुलाया और मैं अपना जो पॉइंट्स है उसको रखने के लिए भी। एंड सबसे पहले जो रिफत मैडम ने अभी जो कुछ एक चीजें कही है उसको मैं थोड़ा सा अपना जो वर्जन है वो मैं रखना चाहूंगा, जो मैं अपने तरीके से जो मुझे लगता है कि करेक्ट वर्जन है। सबसे पहली चीज, जैसे मैडम ने सही बताया कि सिंस 47 से ही हमारा यहाँ पर इशू है। इनफैक्ट कश्मीर का जो प्रॉब्लम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट 47 से ही नहीं, अगर आप देखें तो 1847 से ही ये प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं। अगर आप पुराने जो इश्यूज देखेंगे तब से ही ये प्रॉब्लम चले आ रहा है। इट इज नॉट कि आज के तारीख में ये शुरू हुआ है या 47 से शुरू हुआ है। अगर हमें उनको देखना है तो पीछे भी जाकर देखना पड़ेगा कि क्या क्या मसले हुए थे जिसकी वजह से आज कश्मीर में जो है वो वहां पर जिस हालत में जो है वहां पर, तो उसमें बहुत सारे पुराने लोग भी हैं कि किस तरह से वहां पर हुआ था। वो बहुत सारे स्टोरीज हैं, उसमें बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से करते 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 हमें सब पता है कि 47 में क्या हुआ था और 47 में उसके बाद किस तरह से भारत वहां पर आए थे। और उस सब चीजों में मैं एक ही 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि हमें हम वहां पर अपनी मर्जी से नहीं आए थे।
जो जब भी फौज को बुलाया तो हमें बुलाया गया था। और क्यों बुलाया गया था? क्योंकि 47 में जब पाकिस्तान के जो कबीला जो बोलते हैं वहां से जो आए थे, वहां पर कबाली जो बोलते हैं उनको, वहां से जो लोग आए थे, वहां से उन्होंने इतनी बुरी तरह से वहां पर एट्रोसिटीज की है, जिसकी वजह से जो वहीं के लोग हैं, वहीं के लोग उनके अगेंस्ट में, एंड बारामूला में, एंड लेट मी टेल यू, मैं एक चीज और बताता हूँ, मैं कम से कम मैंने अपनी जो 8 साल मैंने कश्मीर में बिताया, और मेरे आज भी बहुत सारे कश्मीर में बहुत सारे दोस्त हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से आज भी रास्ता रखते हैं, और मैं बड़ी खुश नसीब मानता हूँ कि उनसे मैं आज भी उनसे एक क्या बोलते हैं, एक संबंध है। वो मैं एक बताना चाहता हूँ, मुझे कश्मीर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो ये जो बारामूला में अगर आज भी आप जाओगे ना, वहां पर आज भी वहां पर कई सारे चीजें ऐसे हैं जहां पर मैं एक बिकॉज एक नाम मैं ऐसे बोलता हूँ, एक मकबूल शेरवानी करके एक आदमी था, एंड मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग शायद उनको पता नहीं होगा, बट एक ऐसा शख्स था जिन्होंने अपना जान गंवाया था इनको लड़ते लड़ते। तो ऐसा भी एक हिस्ट्री है, और मैं उस पर भी नहीं पढ़ूंगा कि बारामूला में क्या हुआ था, नंग्स के साथ क्या हुआ था, जो वहां के लोकल्स थे वहां पर क्या हुआ था, क्यों श्रीनगर एयरपोर्ट को कब्जा नहीं कर पाए थे जो फौज पाकिस्तान की तरफ से आए थे। ये सब कहानियां हैं, हम सब पढ़ सकते हैं, अपने अपने तरीके से हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि एक मसला था वहां पर, और उस मसले की वजह से वहां पहुंचे थे वहां पर, ये एक हकीकत है ये। अच्छा, दूसरी बात, उसके बाद जो हुआ उसमें कई जगह पर कई बातें भी हुई कि यूएन में गए थे हम, बिल्कुल सही बात है, हम यूएन में गए थे। तो क्या रेजोल्यूशन हुआ था? रेजोल्यूशन ये था कि पाकिस्तान जो है सबसे पहले अपने इलाके से अपना जो पूरी की पूरी फौज को हटाएंगे, भारत जो है कुछ फौज को वहां रखेंगे, क्योंकि यूएन ने ये बोला था कि क्योंकि हमारे ऊपर वो जो ट्रीटी साइन हुई थी, तो कुछ पुलिस और जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखेंगे, और बाकी जो है तीसरा स्टेप वहां पर जो प्लेबिसाइट या जिस तरह से लोग वहां के लोग जो चाहते हैं उसके ऊपर था। और उसके बावजूद आप देखिए 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, शेख अब्दुल्ला साहब थे, और वो एक एक टर्निंग पॉइंट था, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हुई थी वहीं के, और जब इलेक्शन हुए थे ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा लोग कश्मीर के, मैं जम्मू और लद्दाख की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कश्मीर के, उन्होंने शेख अब्दुल्ला साहब को वहां पर जिताया था। तो और जिताने के बाद जो रेजोल्यूशन उन्होंने किया, उसमें ये बताया गया था कि कश्मीर जो है इंडिया के भाग है। ऑफ कोर्स आर्टिकल 370 वो सब चीजें बाद में आया, उसमें कोई शक नहीं। उसके बाद कई सारे इलेक्शंस भी हुए। तो ये प्रोसीजर जो है काफी सालों से चले आ रहा है, और उसी का अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप खुद ही मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि कितना इलेक्शंस हुआ है अभी तक, क्या डेमोक्रेसी वहां पर है, कितना तरक्की हुई है, ये सब चीजें हमें देखने लायक है। अब मैं एक चीज मैं बिल्कुल मानता हूं कि सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड लोग हैं वो कश्मीरी है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई शक नहीं है, मेरे को कोई शक नहीं है। मैं जैसे बोलता हूँ हमेशा कि मेरे वहां पर दोस्त भी हैं और मैं खुद वहां पर देखा हूं, तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो है वो कश्मीरी है, और उसके बाद फौज है, में कोई शक नहीं है। बाकी लोग बाहर से हैं, बाकी लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टेड वहां के लोकल कश्मीरीज है। और अभी आप लेटेस्ट एग्जांपल आप देखिए, आर्टिकल 370 हटाया गया, क्या क्या बातें हुई थी कि आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, लोग वहां पर वो हो जाएंगे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इससे ज्यादा तो हमारे भारत के अंदर जितना हर दिन का जो प्रॉब्लम होता है उसका उतना भी वहां पर नहीं हुआ। अभी आप बोल सकते हैं कि इंटरनेट नहीं था, वो नहीं, ये सब नहीं था, पुलिस थे, अभी तो इंटरनेट है। तो और जितने मैं इसलिए बार बार जो कह रहा हूं कि मैडम ने जो बोला वो एक व्यू है विच इज वेरी रेलेवेंट, वहां का ऐसा एक व्यू है, बट एक अदर व्यू विच इज देयर, और बहुत साइलेंट व्यू है, क्योंकि वो डरते हैं। अगर वो जैसे अभी 3-4 दिन पहले ही एक नेशनल पार्टी का एक लीडर को मारा गया, खुलेआम मारा गया, तो वो डरते हैं, अगर वो मुंह खोलते हैं तो शायद उनको अपनी जान से गंवाना पड़े। एक साइलेंट मेजॉरिटी वहां पर है जो कि 3 चीजें चाहती है। नंबर 1, वो नहीं चाहती कि कोई वायलेंस हो, वो तंग आ चुके हैं वायलेंस से, मैं भी जानता हूं ये। नंबर 2, अगर आप उनको पूछे कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हो, क्या जाना चाहते हो, दे विल नॉट गिव एन आंसर, वो आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 3, दे वांट टू गिव इंडिया अ चांस, लेट्स इंडिया को एक चांस किस तरह से है, क्योंकि वो अभी 2005 तो दिया था चांस। लेट हिम स्पीक। अभी मैं 2005 की उसमें अभी जो चल रहा है, मैं एम टेलिंग यू दैट इज व्हाई, एंड ऑलवेज इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली। जैसे आप बोल रहे हैं चांस की बात जो है,
क्यों इलेक्शंस चलते हैं वहां पर। मैं जानता हूं कि जो पहले के इलेक्शंस थे और बाद के इलेक्शंस में का फर्क है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट उसके बावजूद अगर चल रहे हैं तो एक साइलेंट मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जो कि चुप हैं, क्योंकि वो डरते हैं, लेकिन अगर उनको एक मौका मिला जाए तो वो चाहते हैं कि अमन हो। और अमन आज अभी वो क्यों कंपेयर करते हैं वो, ठीक है, कंपेयर किससे करते हैं? 2005 में उरी और मुजफ्फराबाद में रोड का जो शुरू हुआ, तब भी मैं वहीं था। उसके बाद यहाँ से कई कश्मीर के इस तरफ के जो भारत के कश्मीर, वहां से पीओके की तरफ कई लोग, जो कश्मीरी लोग, बस में गए मिलने के लिए। जब वो वापस आए, हमसे बात किया, उन्होंने बोला साहब हम यहीं पर खुश हैं, हमने वहां जाकर देख लिया क्या हालत है वहां पर, और हम यहीं पर खुश हैं, हम यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि वो किस चीज में रह रहे हैं। तो ये सब चीजें भी एक हकीकत है। बाकी आप अपना अपना जो ओपिनियन है, आई एम नॉट सेइंग दैट, डिनाइंग दैट कि ऐसे ओपिनियंस नहीं है, मैं मानता हूं कि ऐसे ओपिनियंस हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो भी एक हकीकत है। आप यू नो, यू कैन now coming to the Galwan thing also, quickly I'll just mention about that. Please. Galwan thing, because actually I was coming, I had I was looking forward to that interview, कश्मीर का of course कोई इशू नहीं है, बट गलवान का क्या था कि गलवान, यस, वहां पर इंडिया और चाइना के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जरूर है। कॉन्फ्लिक्ट का कारण स्ट्रेटेजिक इश्यूज से लेकर कई कारण कई लोगों ने एनालाइज किए हैं। मेरे अपने थियोरी है, मेरा ये थियोरी मानना है कि ये टैक्टिकल लेवल पे शुरू होके स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन लिया, मान लीजिए नीचे लेवल पे शुरू होके उसको बढ़ते 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 एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे गया है। लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि दोनों तरफ ने ये माना है कि टॉक्स होने चाहिए और अमन होना चाहिए, और कल भी मेरे ख्याल से कल भी कोर कमांडर लेवल पे टॉक्स होने वाले हैं, और अभी डी एस्केलेशन शुरू हो गई है 3 जगह पे तो ऑलरेडी शुरू हुई है। और ये जो एक जो नैरेटिव कई लोगों ने बिल्ड करने की कोशिश की है कि हमारी जो जमीन चली गई है, वो सब चीज, वो गलत है। मैं भी वहां रहता हूँ, मैं वहां पर बिल्कुल आई एम सर्ड, ये ऐसा नहीं होता है वहां पर, ऐसा नहीं होता है कि एंड व्हेन यू हम लोग जब ऐसी चीजें बातें करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम 2 कंट्रीज के बीच में, और दोनों इंडिया और चाइना जैसे नेशंस के बीच की बात कर रहे हैं। तो ये कई लोग भूल जाते हैं और बहुत नैरो और नीचे लेवल पे सोचते हैं कि ये हड़प लिया, ऐसे नहीं होता, इट इज नॉट दैट इजी। तो अभी नाउ वी आर गेटिंग बैक टू द स्टेटस को के लिए, एंड आई एम वेरी श्योर दैट थिंग्स विल कूल डाउन। ओके सर, जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि सूरत हाल कश्मीर में ऐसे थे, आपने भी जिक्र कर दिया कि कश्मीर को या यूएन रेजोल्यूशन की बात भी अब की, हमारा यही पूरे पाकिस्तान का ही मुतालबा है कि हम कश्मीर वालों को बीच में से ज़बा होने के लिए हमने इस्तेमाल नहीं करना उन लोगों को, कि बस सिर्फ जलते रहे तो कश्मीरी और बस पाकिस्तान के झंडों में आ जाए या हिंदुस्तान के झंडों में आ जाए, या कश्मीरी जो है ना खुद बस ये चाहे कि भाई ये 1931 से लेकर 13 जुलाई वाला वाक़या जो हम याद करते हैं कि इतने जो है ना शहादत हुई थी और इतने जो है साइड हुई थी, हम कहते हैं कि ये लोग आखिर डिसाइड करने का हक तो दे दे कि कहाँ जाना है, क्योंकि फिलहाल तो ब्रूटलिटी हो रही है वहाँ पे। फिलहाल तो आते हैं मैडम साहब की तरफ और फिर हम शोएब साहब की तरफ भी जाएंगे, मैडम से होते हुए फिर हम शोएब साहब की तरफ जाएंगे। बीपी जी, आपके ख्याल में कश्मीर एक पुरअमन इलाका हो, आपके ख्याल में मॉड्यूल क्या है आपके ज़हन में कि कश्मीर किस तरह पुरअमन बन सकता है? पाकिस्तान की तरफ आप क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं, इंडिया की तरफ से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दो तरफा, और बीच में से कश्मीरियों की क्या ओपिनियन है, इसके ऊपर आप जरा कमेंट करें प्लीज। देखिए सर ने यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें जो हैं उन्होंने वो हाईलाइट की हैं, और उसमें मेरे बहुत सारे जो हैं रिजर्वेशन भी हैं। मैं उसके ऊपर कुछ जगहों पे इत्तेफाक करती हूँ, कुछ जगहों पे मैं इत्तेफाक नहीं करती हूँ। जैसे इन्होंने शेख अब्दुल्ला साहब की बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, और फिर मैं इनसे वहीं पे सवाल करना चाहूंगी, वही इंडिया है, उनको ही बिट्रे किया, उनको ही जेल में उठा के डाल दिया, ठीक है, वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको जेल में डाल दिया। फिर हमारा इनके साथ एग्रीमेंट था करेंसी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर, 3 चीजों के ऊपर इनके साथ एग्रीमेंट था। इन्होंने उन तीनों चीजों को खत्म कर दिया और हमारे जो राइट्स थे उसको सल्व किया। 90s तक तो हम इन्हीं के कहने पे चल रहे थे, हम तो इन्हीं के जो है हिंदुस्तान के ही जो दिया हुआ मॉड्यूल था या उनके साथ इनका बिल्कुल कहना सही है। हमने तो कभी इनके खिलाफ ना गन उठाई, ना इनके खिलाफ जो है हमने कभी कोई ऐसा स्टेप लिया। लेकिन 90s तक आते आते जो है इन्होंने हिंदुस्तान में इनकी बात से मेरा कहना का मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारी चीजें खराब की। उन्होंने वही जो हिजबुल मुजाहिदीन के इस टाइम जो कमांडर इन चीफ हैं सलाहुद्दीन साहब,
वो किसी वक्त में यूसुफ शाह साहब हुआ करते थे और उन्होंने इलेक्शन तक लड़े हैं, इलेक्शन रिग करवाए गए। ठीक है, जब आप नाइंसाफी करेंगे तो ये सब कुछ तो होगा। आप जो है लोगों को कभी भी किसी भी मुल्क में जो है जब तक आप नाइंसाफी नहीं करते तो लोग रेजिस्ट नहीं करते। ये अगर अपने हिंदुस्तान के अंदर भी ये चीजें करेंगे तो लोग रेजिस्ट करेंगे। इन्होंने एनआरसी लाया, क्या लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया? लोग सड़कों पर नहीं आए। और बहुत सारे इन्होंने लॉ जो है वो लाए हैं, उसकी वजह से क्या लोग सड़कों पर नहीं आए? अगर कश्मीरी आ गए थे तो फिर उनके ऊपर वायलेंस का जो वो रास्ता है वो क्यों इख्तियार किया गया? फिर उसके बाद सर ने बात की कि हमने वहां पे बहुत डेवलपमेंट की है। सर, क्या डेवलपमेंट जो है वो किसी भी आजादी का या आपकी फ्रीडम का, आपके अपने स्टेट के ऊपर राइट्स का जो है वो नेमल बदल हो सकता है? आप कह रहे हैं कि वहां पे रोड बन गया, 1 साल से कर्फ्यू लगा हुआ है, वो रोड हमारे किस काम का? आपने कहा कि वहां पे अगर ट्रेन बन रही है, हमारे लोग घरों में महसूर हैं, तो वो ट्रेन हमारे किस काम की? आपने कहा कि वहां पे एयरपोर्ट बन गया, उसमें आर्मी का सामान आ रहा, आर्मी आ जा रही है, वो एयरपोर्ट हमारे किस काम का? जब 1 साल से हमारे स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है, वो डेवलपमेंट को हमने क्या करना है जब हमारे बच्चे तालीम से भी महरूम हुए जा रहे हैं? आपने कहा कि 370 हटाने के बाद जो है हमारे वहां पे कोई भी वायलेंस देखने में नहीं आया, लोग एक पुरअमन चाहते हैं। वो पुरअमन लोग हैं सर, वायलेंस आपकी तरफ से हो रहा है, वो पुरअमन लोग हैं। अगर वो पुरअमन है, वो अगर आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद भी घरों से नहीं निकलते तो फिर 10 महीने कर्फ्यू लगाने का क्या जवाब बनता है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को? और वो भी इतना सर पॉइंट नोट करें सर, अभी भी के साथ वर्ड्स नोट किए हुए थे तो मैं उनके ऊपर वो कर रही हूँ। तो सब भी इंतजार कर रहे हैं फिर जी हम बार उसमें बात करें इस पे, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ना सकती हूँ आप, हम इंडियन चैनल की तरह वो नहीं करेंगे कि आप मुझे बात करने दूं जी। तो आर्टिकल 370 का आपने कहा कि लोगों ने जो है कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं की, लोग पीसफुल रहे। तो पीसफुल रहने के बाद भी आज तक 2G वहां पे चल रहा है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि हम जो है आर्टिकल 370 को हम नहीं सुनेंगे, हम उसके ऊपर सुनवाई नहीं करेंगे। हम वहां पे 4G अगर रिस्टोर करोगे तो वहां पे ये सारी चीजें होंगी। आपका कानून हमें कहां पर, हमारे लिए कहां पे जगह देता है? हमारे कितने आप छोड़े जिन्होंने गन मूवमेंट उठाई, मैं खुद भी इसके खिलाफ हूं कि गन नहीं उठना चाहिए। हमारे लोगों को क्यों अपनी जाने दें? पीसफुल मूवमेंट चलाए, आपके जो भी मसाइल है उसको पीसफुली रिजॉल्व करें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो सिविलियंस थे उनके ऊपर जो है जब गोली चलाते हैं, या उनको जो इतने मिसिंग केसेस हैं वहां पर, इतने जो वहां पे जो बच्चों के ऊपर पैलेट्स चले, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा इंसाफ दिया हमें? 1990 में जब हमारे कुनन पोशपोरा में हमारी खवातीन का रेप होता है, वो दोबारा से दरवाजा खटखटाते हैं इसका आपके कोर्ट्स का, वो खवातीन अपना राइट मांगते हैं। आपकी राष्ट्रीय राइफल की तरफ से वो हुआ था, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर कोई भी जो है हमारी सुनवाई नहीं होती। आप जो है आप हमें कहते हैं कि कश्मीर के लोग पीसफुल हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो आप उन लोगों को क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? आप उनके ऊपर लॉकडाउन आप इम्पोज किए जा रहे हैं, आप उनसे उनका तालीम का हक छीन रहे हैं। तो कल आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? बीबी आते हैं शेर साहब की तरफ, आपकी तरफ जाएंगे। सर ने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, वो भी जो है ना अपनी एनालिसिस के ऊपर जो है ना शेयर करेंगे। शेफ साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। जिस तरह हमारे साथ कर्नल साहब हैं और हमारे साथ अपनी सोशल एक्टिविस्ट, वुमेन राइट एक्टिविस्ट रिफत वानिया साहब भी मौजूद हैं, तो आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपने भी हमें ज्वाइन किया। सर, इस ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट को आप किस एंगल से देखते हैं कि इसका आखिर हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? इस कश्मीरियों के ऊपर दो तरफा सियासत हो रही है, हिंदुस्तान से भी हो रही है, पाकिस्तान से भी हो रही है। आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? सियासत के ऊपर सियासत, वो भी असलहा लेंगे, ये भी असलहा लेंगे, वो भी कहें कि ये मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी कहें कि ये आरएसएस को सपोर्ट कर रहे हैं, आरएसएस को अंदर किया, वो कह रहे कि मुजाहिदीन को अंदर किया। तो आखिर कश्मीरी लोगों को दो तरफा, पाकिस्तान भी इस तरफ जो है ना इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आखिर कश्मीरियों का क्या हक है, वो कहाँ पर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रोमान साहब, मैंने दोनों तजिए सुने हैं, कर्नल साहब का भी सुना और मैंने रिफत वानी साहब का भी सुना। मैं कर्नल साहब के कुछ पॉइंट्स का जवाब दूंगा, तो उसके बाद फर्दर मैं इसको एलॉबरेट करने की कोशिश करूंगा। कर्नल साहब ने जब कहा कि 18वीं सदी से ये मसला है, ये आज का मसला नहीं है, ये पिछले 73 साल का मसला नहीं है,
और वाकई उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। ये उसी तरह 73 साल पुराना मसला है और वही तारीख लिखवाई गई है हिंदुस्तान में जैसा औरंगजेब साहब के बारे में वहां पर लिखा गया है। जो औरंगजेब अपने खजाने से अपनी एक रोटी नहीं खाता था, सिर्फ अवाम के लिए उसने सब कुछ रखा हुआ था। जिस औरंगजेब ने मंदिरों को डोनेशन दे दी है, 40 मंदिरों को डोनेशन दी है और 4 मंदिर तोड़वाए हैं। तोड़वाए क्यों मंदिर वो कोई नहीं बताता है, वो सब बताते हैं हिंदुस्तान वाले, लेकिन जो 40 मंदिरों को डोनेशन दी है वो कोई नहीं बताता है। और यही कुछ हो रहा है कश्मीर में। कश्मीर में जैसे इन्होंने बात की है कि हम वहां पर गए नहीं है, हमें वहां पर बुलाया गया है। नहीं कर्नल साहब, ये झूठ है, ये बिल्कुल 100% झूठ है। आपको नहीं बुलाया गया, आप प्लानिंग के तहत वहां पर आए। आपने पटियाला फोर्सेस के साथ मिलकर, आपने महाराजा के साथ मिलकर एक प्लानिंग की है। मुझे यह बताएं कि अगस्त में पाकिस्तान आजाद हो जाता है, सितंबर में हमला हो जाता है कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से, कौन सी फौज थी पाकिस्तान की? लेकिन सर पाकिस्तान भी तो उधर गए हैं ना सर, पाकिस्तान की फौज भी तो उधर यही बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान कौन गए थे? ये खान ऑफ मंग थे, उसके दोस्त थे, ये मरी कबीला था, कुछ पठान थे। जाहिर सी बात है महाराजा ने इतना जुल्म किया था मुसलमानों के ऊपर, तो मुसलमानों ने बगावत शुरू कर दी। जब मुसलमानों ने बगावत कर दी है तो उनकी सपोर्ट के लिए कुछ पठान यहाँ से गए, लेकिन वो थे 10 या 15%। बाकी सारे आजाद कश्मीर के लोकल लोग थे जिन्होंने हथियार उठाया और जो महाराजा के खिलाफ खड़े हो गए थे और खदेड़ दिया आजाद कश्मीर की हुदूद से उसको बाहर। जब ये लोग पहुंचे बारामूला, वहां पर कर्नल साहब ने बात की है मकबूल शेरवानी की। मकबूल शेरवानी को मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, और उसकी काफी सारी फैमिली को मैं अच्छी तरह जानता भी हूँ। मकबूल शेरवानी कुछ बदबख्त थे वहां पर जो महाराजा के पेरोल पर थे, जिनको महाराजा पैसे दे रहा था। उन्होंने वहां पर क्या किया कि अपनी वो सल्तनत बचाने के लिए, अपनी जागीर बचाने के लिए उन्होंने महाराजा को सपोर्ट किया। और जो यहाँ से आजाद कश्मीर के लोग गए थे, जो यहाँ से पठान गए थे, उनकी मुखबिरी कर की उन लोगों ने, और मुखबिरी करवा के उनको वहां पर मरवा दिया, क्योंकि इंडियन आर्मी बिल्कुल रेडी थी। वो सितंबर में नहीं, वो अगस्त में ही बिल्कुल तैयार बैठी। मतलब जो ही डिवीजन हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, और उसी वक्त से हिंदुस्तान ने वहां पर बाकायदा पटियाला रेजिमेंट को यह हुक्म दिया था कि जब हम कहेंगे आपने कश्मीर पर चढ़ाई करनी है। और ये एक कंस्पिरेसी उस वक्त चली है, उस कंस्पिरेसी के तहत ये पठान यहाँ से चले गए वहां पर, और वहां से इंडियन फौज आ गई। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, उस वक्त चला गया वो जमाना। उसके बाद हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ये लिखकर दे दिया कि कश्मीर का मसला कश्मीरियों की राय के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के राय के मुताबिक हल होना चाहिए। उसमें कर्नल साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान ने अपनी फौज निकालनी है और हिंदुस्तान अपनी पार्शली फौज रखेगा। बिल्कुल इस बात पर आज भी पाकिस्तान कायम है, लेकिन पहले हिंदुस्तान मसला तस्लीम तो करे। हिंदुस्तान ने पिछले 73 साल से इस मसले को मसला तस्लीम किया ही नहीं। जिस दिन हिंदुस्तान इस मसले को कहेगा हाँ जी कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम कश्मीरी पाकिस्तानी फौज को आजाद कश्मीर से बाहर निकालेंगे। हम कश्मीरी यहाँ से आजाद कश्मीर को, कश्मीरी जो है ना, हम पाकिस्तान की फौज को यहाँ से बाहर निकालेंगे। और इंडिया जो है, जो उस वक्त फौज रखी थी, उस फौज का, ये आप याद रखें, ये फिगर नोट करें, जो फौज वहां पर 1948 में थी, उस फौज का 25% वहां पर रहेगा। ये नहीं होगा कि आज की 10 लाख का 25% वहां पर रहेगा, नहीं। 1948 में जितनी फौज थी उसका 25% वहां पर रहेगा, और पाकिस्तान की सारी फौज यहाँ से विड्रा होगी, सिर्फ यहाँ पर पुलिस होगी। लेकिन सबसे पहले इसके लिए हिंदुस्तान को यह कबूल करना है कि मसला कश्मीर एक मसला है जो हल तलब है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 10 से मस हिंदुस्तान नहीं हो रहा है, वो नहीं मान रहा है, वो जेनोसाइड किए जा रहा है। उसने 10,000 खवातीन की असमत रेजी वहां पर की है। उसने इस वक्त भी आज के दिन, मैं आज की बात कर रहा हूं, लगभग 12,000 से ज्यादा बच्चे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। सारी हुर्रियत क़यादत वहां पर बंद है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कर्नल साहब कि आपने कहा था आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया जाएगा वहां पर कोहराम मच जाएगा। कर्नल साहब, कोहराम मच गया वहां पर, कोहराम मचेगा वहां पर। सिर्फ आप अपनी आर्मी वहां से हटा दें और लॉकडाउन को आप खोल दें। आप लॉकडाउन खोल दें, फिर कश्मीर से पूछे भाई कोहराम, ये कोहराम नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला को गिरफ्तार करना पड़ा? क्या ये कोहराम नहीं है आपको महबूबा मुफ्ती को गिरफ्तार करना पड़ा? और ये कोहराम नहीं है कि आपको, जिन लोगों ने आपको वहां पर जगह दी है, जिन लोगों ने आपको वहां पर वोट दिया है, जिन लोगों ने आपके साथ हुकूमत बनाई है, वो लोग आपने जेल में डाल दिए हैं? क्या ये आपके लिए काफी नहीं है कि आपने जो कुछ किया वो सारा गलत है? वो उनको भी कबूल नहीं है। हम तो चलो बागी है, हम तो चलो हिंदुस्तान से के साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते थे उनके साथ आपने क्या किया? सर वेरी वेरी क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से सवालात बहुत ज्यादा हो चुके हैं, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल हैं
उसकी वजह मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर सवालात पाकिस्तान की तरफ से भी हम कर रहे हैं और दो तरफा जो है ना आपके ऊपर सवालात ज़्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा पड़ती है, तो हम भी कुछ खास हद तक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सर आपसे जो शुएब शाह साहब ने सवाल पूछी, ये बहुत बड़ी वैलिड किस्म की कि महबूबा मुफ्ती की हुकूमत तो आपके साथ कोलिजन थी, वो तो बाकायदा से एलाइज थे आपकी, वो आज क्यों जेल में पड़े हैं? और बाकायदा तो चलो बीबी ने भी अपने एनालिसिस शेयर कर दी, सर ने भी एनालिसिस कर दी, लेकिन जो बीच में से जो चीज़ मुझे लगी एज अ होस्ट, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि महबूबा मुफ्ती साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, ये तो आपके एलाइज है सर, इनकी तो हुकूमत आपके साथ थी, इनको तो आपने ही बाकायदा से हुकूमत ही दिलवाई थी एक किस्म की, हम ये ले ले, और पाकिस्तान के लोग हम ये बोल सकते हैं कि ये कठपुतली थे। तो सर आप खुद इस चीज़ को किस तरह एड्रेस करेंगे कि इसमें आप कौन सी पार्टी को समझते हैं कि ये आए और यही कश्मीर के हुकूक को सॉल्व करे? जो हिंदुस्तान की तरफ जाना चाहते हैं वो वहां जाए, पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं वहां जाए, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट रहे। तो इस हवाले से आपकी क्या परसेप्शन है, इसके ऊपर आपकी क्या एनालिसिस है सर? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं एक चीज बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो भी दोनों लोगों ने जो कहा उसमें उनकी भावनाएं ज्यादा थे और फैक्ट्स कम थे। एंड फैक्ट्स की वजह से क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमको पता है कि मैडम ने बहुत सही बोला 90s के बाद क्या हुआ। मैं भी यही चाहता हूँ 90 के बाद 89 से क्या होना शुरू हुआ, इनफैक्ट 89 से पहले क्या शुरू होना हुआ। किसने हथियार दिए कश्मीर के जो आवाम को, किसने हथियार दिए, किसने हथियार दिया और किसने बोला था कि भाई अभी आप जंग लड़ो वहां पर, किसने दिए थे वो? 89 ही क्यों हुआ था? 89 में जो मुजाहिदीन अफगानिस्तान जो लड़ाई खत्म हुई थी, तो वहां से जब एक इनको जो पूरा लड़ाई खत्म हो तो उनको उन्होंने चैनलाइज किया कश्मीर में। किसने जो कश्मीर के जो आवाम है, जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं वहां पर, उनको हथियार किसने दिए? आप बताइए। अगर हथियार नहीं होते तो क्या इतने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान। तो आज मैं वही बोल रहा हूँ, तो आज अगर पाकिस्तान में ये पाकिस्तान को बीबी लेट हिम स्पीक, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर आप बोलिए प्लीज। तो इसमें कोई शक नहीं है, आज चाहे इंटरनेशनली हो, चाहे नेशनली हो, चाहे पाकिस्तान खुद हो, मॉरल सपोर्ट की बात करते हैं, तो ये जो हथियार जब से शुरू हुआ है तब से मसला और ज्यादा खराब हुए हैं। अभी आपने बोला कश्मीर का जो पहला जो देखिए, कश्मीर 77% मुस्लिम्स थे, 20% हिंदूज थे, लद्दाखीज थे, ये सब मिलके रहते थे वहां पर। कश्मीर वैली में खुद कितने कश्मीरी पंडित थे, उनके साथ क्या हुआ? तो अगर आप बोलते हैं जनरल कुछ नहीं हुआ था, तो आप देखिए अगर ऐसी इस तरह के अगर इस तरह के अनबैलेंस्ड व्यूज है तो फिर उसमें फिर डिस्कशन आगे बनाने का फिर एटलीस्ट वो टॉलरेंस होना चाहिए आप लोगों को। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप प्लीज गो अहेड। तो ये हमें भी पता है कि जो वहां पर जितने कश्मीरी पंडित थे, वहां से उनको रातों रात 20 जनवरी, हाँ मुझे याद है वो डेट, जिस दिन उनको वहां से रातों रात भगाया गया था। वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? क्या वहां पर तब क्या इंडिपेंडेंस की बात थे? वो तो खुद आप कश्मीरी थे, अपने आप कश्मीरी पंडित बोलते हैं। सॉरी कर्नल साहब, सॉरी इसका जवाब ये है, जगमोहन ने बसें मंगवाई, जगमोहन ने मीटिंग बुलाई, जगमोहन ने उनको वहां से निकाल दिया और ये क्या कर मैदान खाली हो और मुसलमानों का कितने आम हो जाए। तू मैं वाली I think that standard is not for us. मैं इसलिए इसमें आया हूँ ताकि मुझे देखा हो कि एक स्टैंडर्ड होता है आपको, मतलब मैंने इसलिए बोला ना, देखो हम सबकी भावनाएं हैं, व्यूज हैं, उसको रखने का एक मौका देना चाहिए। उसके बाद जो है, तो मेरा ये आई एम वेरी क्लियर कि आज के तारीख में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है मिलिटेंसी, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान के वजह से जो आ रहा है, और मिलिटेंसी वजह से। और मैं एक चीज और बता देता हूं, ये तारीख जरा बता दे कि ये आप कौन सी एरा की बात कर रहे हैं आप, जरा इसके कोई अभी नहीं, आज की तारीख से जो 89 से स्टार्ट हुआ था, मिलिटेंसी 89 से स्टार्ट हुई थी, तो 89 से लेकर अभी तक ये जो कश्मीर के जो आवाम को हथियार सौंपने वाला जो काम पाकिस्तान ने किया है, वो सबसे बड़ी जो है आज के तारीख में है, आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ है। नंबर टू, आज की तारीख में कश्मीर में जो ये जो इंसर्जेंसी बोलो, वो इंसर्जेंसी नहीं है, वो एक इंडस्ट्री है। वो इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि वहां पर लोग
उस वहां के जो क्या बोलते हैं, वहां पर जो ऐसे लोग भी हैं जो वहां पर इसको चलाना चाहते हैं। कश्मीर के खुद लोग ऐसे हैं जो उनकी वजह से, मैंने जैसे बोला पहले, मैंने बोला था कश्मीर के सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग हैं, तो उन्हीं वही अफेक्टेड लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बरकरार रखना चाहते हैं, नंबर वन। सर आप एक चीज में आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर आप इसके ऊपर क्या करें। 2-3 पॉइंट्स। और मैडम ने जैसे बोला, रिफत मैडम ने कि इन्होंने कुरान पोशपुरा एंड अदर्स, देखिए मैं आपको एक आप रोमान साहब, आप जर्मनी में हैं, आप एक एनालिसिस लीजिए कहीं पे भी, जब भी रेगुलर आर्मी रही है, अब पाकिस्तान में भी आजकल सीआई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में आर्मी रही है, आप एनालाइज कीजिए, जो ह्यूमन राइट वायलेशंस का एक स्केल देख लीजिए, इंडियन आर्मी का पोजीशन कहां पर आपको दिखेगा, ठीक है? क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मूल जो चीजें हैं, वो हमारी जो है वो सभ्यता, वो अलग है, एक कल्चर है, वो हमारे में एक अलग है। मैं ये नहीं बोलता है कि जब भी फौज आती है तो सब कुछ सब कुछ ठीक, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी चीज में, वहां पर 90% से ज्यादा वहां पर ये प्रोपेगेंडा चलता है कि ये किया वो किया, और मैं खुद जानता हूं कैसे होता है वहां पर। तो उसने एक प्रोपेगेंडा कंटेंट है आपके एनालिसिस के साथ, एक बहुत ही रिलेटेड इशू है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। मैंने ये बैठ के एक सवाल मैं इसके सामने रखना चाहता हूँ। सर आपने एक बात की कि 89 में पाकिस्तान ने इसको वेपनाइज किया, तो 13 जुलाई 1931 को ये लोग क्यों मारे गए? ये तो पाकिस्तान से आज़ादी के बहुत पहले हुए थे। तो फिर सर इनको तो किसी ने असलहा नहीं दिया। आप खुद ही क्लेम कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि 89 से पाकिस्तान इसको जो है ना बाकायदा से असलहा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो 13 जुलाई को 1931 को जो वाक़या पेश आया था, वहां पर पाकिस्तान का क्या रोल था सर? देखिए वहां पर तो पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, पाकिस्तान था ही नहीं उस टाइम पे। तो अभी मैं आपको नहीं मैं बताता हूँ आपको, मैं उसका कारण बताता हूँ। 13 जुलाई 1931 में जो हुआ था, वहां पर आपको भी पता होगा क्या क्या स्टोरीज हैं उसके भी, क्यों हुए थे वहां पर। किसी ने अफवाह उड़ाए थे कि कुरान शरीफ कहीं पर जला दिए गए, और उसके ऊपर लोगों ने, बाद में पता लगा वो झूठ है। तो देखिए किस तरह से बात बढ़ते किस तरह से बात बढ़ती है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। और उसके बाद 31 से लेकर 47 तक क्या हुआ था, क्यों जब आप देखिए, जब जिन्ना साहब कश्मीर में आए तो क्यों नहीं फारूक अब्दुल्ला साहब से, शेख अब्दुल्ला साहब से मिले? क्यों नहीं मिले? वो तो कश्मीरी थे, कश्मीरी के रिप्रेजेंटेटिव थे, क्यों नहीं मिले? क्या पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिम को मानते थे? नहीं मानते, आज भी नहीं मानते हैं। तो वो तो खुद अपने पंजाबी मुस्लिम जो है बाकियों को नहीं मानते, तो फिर कश्मीरी मुस्लिम तो क्यों? मेरा सवाल ये है कि 1931 के बाद जब जिन्ना साहब आए थे, जब वो पूरा बाकी जो जगह पे भी गए थे अपना एक पाकिस्तान मुल्क बनाने के लिए, तो मेरा सवाल ये है, क्यों नहीं उन्होंने शेख अब्दुल्ला साहब से मिले? क्यों नहीं उन्होंने शेख अब्दुल्ला साहब को कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान में आए? क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं किया? आपकी तरफ आते हैं, जिस तरह सर बता रहे हैं कि क्यों नहीं वो जना है शेख अब्दुल्ला साहब के साथ मिले, और पंजाब वहां पर मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ से मैं आंसर करूंगा, बाकी बीबी को मैं टाइम दे दूंगा, बीबी उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। आप बता रहे हैं कि पाकिस्तानी पंजाबी वहां के पंजाबी को तस्लीम नहीं कर रहे। पाकिस्तानी पंजाबी ने बाकायदा से पार्लियामान के अंदर पार्लियामानी स्टैंड रखी है कश्मीर के ऊपर, बाकायदा से उनकी टैक्सेस से, बाकायदा से उनकी मिनिस्ट्री रखी है, पूरी पार्लियामान उसके पीछे खड़ी है। न कि कौम तो फिर बाद में आती है, लेकिन पार्लियामान पहले खड़ी है, बाद में कौम खड़ी है, और कौम उसके साथ शाना बशाना खड़ी है कि हमारे टैक्सेस से जितना टैक्स आपने काटना है, लेकिन कश्मीर के लिए जो बजट मुख्तस की है उसमें अगर आप 1% इजाफी करेंगे तो 2% इजाफे करें, लेकिन इसका ये हिस्सा, ये मैं पाकिस्तान के स्टैंड की बात कर रहा हूँ, चाहे आप इसके साथ इख्तिलाफ रखें, चाहे जो है ना आप इसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन सिर्फ मैं पाकिस्तान की स्टैंड आपने बात की कि वो इसको तस्लीम करने को तैयार है, नहीं कहता है। शाह साहब बीबी की तरफ जाते हैं, बीबी की तरफ से। जी सर ने जो पहले बात की, मैंने अपने जो हमारे एक और को गेस्ट हैं उनकी बात से मैंने इनकार किया। मैंने कहा कि जो कश्मीरी पंडित्स का इशू है वो हुआ है और हमको उसको एडमिट करना चाहिए, उसमें हमारे लोग शामिल थे या कुछ, तो मैं इसकी तरफ 1 मिनट के बाद आऊंगी। लेकिन आपने कहा जो कुनन पोशपोरा का इंसिडेंट है वो नहीं हुआ, आई हैव गट्स टू एडमिट के हुआ, इंसिडेंट हुआ, कश्मीरी पंडित कश्मीर का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, ये मेरा स्टांस है। अब जहां तक बात आती है जस्टिस की, मैंने बात की, मैंने कहा कि हमारे कुनन पोशपोरा की जो फीमेल है उनको जस्टिस नहीं मिला, ठीक है। आप क्या कश्मीर को सिर्फ कश्मीरी पंडित्स के साथ जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं विदाउट कश्मीरी मुस्लिम्स? नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम।
ना, तो then you should condemn that act. Then they should get justice as well. ठीक है. दूसरी बात कश्मीरी पंडित्स की. रिफत मैडम, एक जस्ट अ मिनट, व्हेन आई स्टार्टेड आउट, तो मैंने जस्ट अ मिनट, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ. सबसे पहली चीज मैंने यही कहा था कि मैं ये मानता हूं कि जो कश्मीरी है, मैंने इसे कश्मीरी, वो कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख सब शामिल है. I respect your opinion. मैं जो है मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि मैंने बीइंग अ कश्मीरी मुस्लिम, ठीक है, आई एम बोर्न इन वैली, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि कश्मीरी पंडित्स के साथ वहां पे इंसिडेंट हुआ, बहुत गलत हुआ. मैंने उसको हमेशा कंडेम किया है और मैंने हमेशा कहा कि इनको जस्टिस मिलना चाहिए. लेकिन आपने कहा कि जो कश्मीरी कुनन पोशपरा वाला इंसिडेंट है, दैट इज फैब्रिकेटेड स्टोरी, उस पे मैंने कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए. जब आप कश्मीरी पंडित्स का इशू एक्सेप्ट करते हैं, जो कि 1989 में ही होता है, सून आफ्टर जो गन मूवमेंट स्टार्ट होती है उसके साथ ही शुरू होता है, और उसके बाद 1991 में जाके जो है कश्मीरी पंडित्स का इशू होता है. ठीक है, सॉरी, जो कुनन पोशपरा का इंसिडेंट है वो होता है 22 फैब का, मेरा 23 फैब का वाकया है ये 1991. ठीक है, मैं जो देख रही हूँ फ्रॉम लास्ट 4-5 years, जो जब से मैं एक्टिव हूँ, मैं जब से बात करती हूँ कश्मीर के ऊपर, मैंने हमेशा कहा कि इनको जस्टिस मिलना चाहिए. कश्मीरी पंडित्स को, वो उनकी जमीन है, उनको वापस आना चाहिए, उनको वहां पे रहना चाहिए. ठीक है, हर एक को मिलना चाहिए. लेकिन जब भी मैंने इंडिया की डिबेट्स देखी हैं, मैंने वहां पे इंडिया के जो आपके कर्नल्स हैं, जर्नल्स हैं, जो मैंने उनको बात करते हुए सुना है टीवी चैनल्स पर, वो कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमानों ने ये कर दिया, उनको निकालो, पाकिस्तान निकालो, ये करो, वो करो. मैं आप जो है वो मैं हकीकत बयान कर रही हूँ. ठीक है, और वो कहते हैं कि जब भी हम कश्मीरी मुसलमान अपनी बात रखते हैं तो हमें कहा जाता है कि जाओ आप उधर पाकिस्तान चले जाओ. ठीक है, क्या हमें अपनी बात रखनी है? ठीक है, नंबर 1. नंबर 2 बात कि सारा कानून इस टाइम हिंदुस्तान के हाथ में है. सुप्रीम कोर्ट इंडिया की है, लॉयर्स इंडिया के हैं. उन्होंने आज तक, अगर किसी कश्मीरी मुसलमान, मैं कहती हूं अगर किसी ने किया है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनको उठाओ और उनको फांसी दो. जिन्होंने अपने ही लोगों के साथ ये जुल्म किया, ज्यादती की, जिसको भी मारा, किसी की भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, किसी भी और भी मजहब से ताल्लुक रखता है. ये मेरा स्टांस है. लेकिन कानून आपका, पावर आपकी, वहां पर जो है अब सारे जो लोग जो सेटअप पे बैठे हुए हैं वो सब आपके. तो फिर आप बिटा कराठे को जेल में लेके जाते हैं, उसको जो है आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, उसको छोड़ दिया जाता है. ठीक है, और वो 5 अगस्त 2019 तक वो जेल से बाहर रहता है. ठीक है, इसमें क्या कश्मीरी मुसलमान का कसूर है, मेरा कसूर है? ये एक आम कश्मीरी नागरिक का कसूर है. आप की गवर्नमेंट, आपका जो लॉ है, आपके जो जुडिशरी है, उन्होंने किस बेस पे जो है बेटा कराटे को फिर छोड़ा? अगर वो कल्प्रिट था, अगर वो किलिंग्स में इन्वॉल्व था, या जो भी लोग थे, किसी एक को भी आज तक सजा क्यों नहीं हुई आपका निजाम होते हुए? शाह साहब की तरफ आते हैं बीबी, वो कब से वो भी इंतजार कर रहे हैं. शाह साहब, आप अपना वेट कर दे प्लीज. जी, मैं बात करना चाहता हूं. मैं कर्नल साहब के 2 बातों का मैं जवाब दे दूंगा. इन्होंने कहा कि 1989 से मिलिटेंसी शुरू की है और पाकिस्तान ने हथियार दिया है. पाकिस्तान ने हथियार नहीं दिया, हमने पाकिस्तान से भीख मांग के हथियार लिया. कश्मीरियों ने पाकिस्तान से भीख मांग के हथियार लिया. और क्यों लिया? इसलिए कर्नल साहब को अच्छी तरह याद होगा कि जब मुद्दा महाज इलेक्शन में आ गई थी, कश्मीरी इलेक्शन प्रोसेस में शामिल हो गई और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को बिल्कुल नलिफाई किया था कश्मीर से. लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया वहां पर और वो सारे इलेक्शन रिग करवाए और मोहम्मद यूसुफ शाह को बिल्कुल जनाब उन्होंने उसकी जमानत तक जब्त कर दी है और सारा जनाब वो इलेक्शन जो है ना वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया. उसके बाद कश्मीरी मायूस हो गए और मायूस होने के बाद उसके बाद कश्मीरी को जेल डालना शुरू कर दिया. जब जेल डालना शुरू कर दिया, जेल में फिर गिलानी साहब भी होते हैं, जेल में इशफाक वानी भी होता है, जेल में यासिर मलिक भी होता है, जेल में बहुत सारे लोग होते हैं. वहां से ये बाद में आते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत से मिन्नतें करते हैं, आजाद कश्मीर की हुकूमत से, क्योंकि ये बेस कैंप है. आजाद कश्मीर का पार्ट है. हम पाकिस्तान से हथियार नहीं ले रहे हैं, हम आजाद कश्मीर से हमने हथियार लिया है. आजाद कश्मीर ने कहां से लिया वो आजाद कश्मीर वाले जाने. हमने आजाद कश्मीर से हथियार लिया, आजाद कश्मीर से ट्रेनिंग ली है और उसके बाद हमने अपने राइट के लिए लड़ना शुरू कर दिया. ठीक, नंबर 1. नंबर 2, जो उन्होंने बात की है
कि कश्मीरी पंडित, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में इस वक्त लगभग 100 से ज्यादा मंदिर हैं, मोर देन 100 मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में, और सब के सब 100% ओके हालत में है। रोजाना सुबह मुसलमान जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, पानी लगाते हैं, हर बिजली हर चीज का वहां पर उन्होंने ख्याल किया हुआ है। आज से नहीं है, 1990 से। सिर्फ एक मंदिर, लिसन टू मी, मैंने इंटरफेयर नहीं किया था, आप मेरी बात सुने। सिर्फ एक मंदिर जलाया गया था श्रीनगर में, सिर्फ इस तारीख में एक मंदिर जलाया गया श्रीनगर में, और एक मंदिर जलाया गया लोला वैली में। ठीक है, ये जगमोहन की बहुत बड़ी साजिश थी। जगमोहन ने इनको बुलाया, जो हिंदुओं के बड़े थे, इनको बोला कि 2-3 महीने के लिए आप लोग चले जाओ जम्मू, आपको सारा खर्चा पानी पैसा मैं दूंगा, मुझे यहाँ पर जरा सफाई करने दो। वो प्लान ये था कि जो इन्होंने उसके बाद गावकदर का मैसेकर किया, जो इन्होंने हंदवाड़ा का मैसेकर किया, जो इन्होंने कुनन पुष्परा का मैसेकर किया, जो इन्होंने बिजबाड़ा का मैसेकर किया, जो इन्होंने ये बायसोमा का मैसेकर किया, वो इसलिए किया कि वहां पर कोई हिंदू था नहीं। जो सामने आया गोली मारी, जो सामने आया गोली मारी, जो सामने आया गोली मारी, जो प्रॉपर्टी आई आग लगा दी, जो प्रॉपर्टी आई आग लगा दी, क्योंकि हिंदू कोई नहीं था वहां पर। ये सारी प्लानिंग जगमोहन की थी, ये सारी प्लानिंग। मैं आपको, मेरे पास 1101 सबूत हैं। कर्नल साहब कभी बैठे मेरे साथ, मैं इनको सबूत दिखाऊंगा। ये सारी प्लानिंग जगमोहन सिंह की रही है। मैं तो कर्नल साहब की तरफ। कर्नल साहब, प्रोग्राम के आखिरी राउंड में आ रहे। मैडम आपकी माइक मैंने म्यूट की है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ। प्रोग्राम के आखिरी फेज में है हम, सर की तरफ जाएंगे। सर चलो, शाह साहब ने बता दी, रिफत वानी साहब ने भी बता दी, आप खुद इंडिया से ताल्लुक रखते हैं, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर रह चुके हैं। क्या पाकिस्तान तो बार बार इंडिया को भी ऑफर कर रहा है कि आप एक कदम आए तो हम 10 कदम अमन के पैगाम को लेकर, अमन के पैगाम को लेकर आप एक कदम आइए, हम 10 कदम आएंगे आपकी तरफ। इंडिया की माइंडसेट, इंडिया की थिंक टैंक, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, क्या कोई ऐसी माइंडसेट भी वहां पर मौजूद है कि इस कश्मीर के लोगों के साथ मिले, ईद मिलाए, उनके साथ उनके जितने भी रिलीजियस कल्चर है, रमजान में गए, वहां पर उनकी खुशियों में खुश हुए? क्या कोई एक ऐसा माइंडसेट कि कश्मीरियों के पास जाए और उनसे पूछे कि आपका राइट हिंदुस्तान ही देगा, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर, चाहे मैं 10 दफा खुश हूँ? आई डोंट बिलीव ऑन दिस के कोई बंदा कहे कि भाई यार ये बंदा पाकिस्तान से किसी को स्पॉन्सर करे और कश्मीर में जाके वहां पर करो। नहीं, 100% गलत। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम, जिस तरह मैं पख्तून हूँ, और मुझे कोई कहे कि भाई अफगानिस्तान में तुम्हारा एक भाई मर रहा है, भाई तुम चले जाओ वहां पर। अफगानिस्तान में मेरा भाई मर रहे हैं, अफगानिस्तान जाने, उनकी गवर्नमेंट जाने, कश्मीर जाने, उनकी गवर्नमेंट जाने, लेकिन हम सिर्फ ह्यूमैनिटी कॉज के ऊपर हम यहाँ पर सिर्फ एक होने जा रहे हैं। कि क्या कोई वहां पर माइंडसेट ऐसा है कि कश्मीरियों को हक दे, कश्मीरियों की सदा सुन के, उनकी जो परसेप्शन है उनको मद्देनजर रखते हुए कि कश्मीर का जो राइट है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ, जो चाहे 3 लोग हैं बकौले आपके, बहुत से थोड़े लोग होंगे, चाहे 10 लोग होंगे, अगर वो पाकिस्तान के साथ आना चाहे उसको पाकिस्तान आने दे। अगर 90 लोग हैं, 80 लोग हैं, वो इंडिया के साथ जाना चाहे, इंडिया आपके साथ चले जाए। 10 लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट रहे। कोई क्या ऐसा माइंडसेट है वहां पर? क्या इंडिया इस तरफ जाना चाहता है? देखिए, ये इतना आसान, मतलब सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन ऑन ग्राउंड इतना आसान नहीं है, सबसे पहली बात। और मैं आपके उसमें भी आऊंगा, लेकिन मैं शोएब साहब, इनकी जो 2-3 चीजों का मैं जरूर बात करना चाहूंगा। इनका ना, ये जो बोल रहे हैं कि कश्मीरियों ने मांगा हथियार, अरे आप कश्मीर में आके पूछिए, आप उनसे, उन माताओं से पूछिए जिनके बेटे वहां से गए, मैं मिला हूं उनसे। आप उनके पिताओं से पूछो जिनके बच्चे गए हैं, मुझे मालूम है कैसे किया है। तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि हमने मांगे थे, मुझे पता नहीं आप कहाँ बैठे हैं, कौन से इलाके में बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, लेकिन ये आप बात मान के चलिए, हथियार किसने सौंपे हैं, कौन पीछे चलते हैं, कौन सब कुछ सप्लाई करता है, ये सब कुछ पता है। तो प्लीज लेट्स नॉट, आप एक आर्ग्यूमेंट से एक बोलना और एक फैक्ट बोलने में फर्क होता है। तो ये चीज चलिए, ठीक है, एक मैं उस चीज को मैं बिल्कुल किल करना चाहता हूँ। आप एक आर्गुमेंट से, जैसे इसलिए मैंने पहले बोला, आप भावनाओं में बोल रहे हो, फैक्ट से नहीं बोल रहे हो। और फैक्ट ये है कि दिस इज अ पाकिस्तान आर्मी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। देयर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। ओके, तो मैं उसको वहीं पर, और ये मैं नहीं कह रहा हूं अकेला, ये पूरा दुनिया कह रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है
कि आज जो पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का ही नहीं प्रॉब्लम है उनका, आज उनका प्रॉब्लम खुद है। और मैं ये बोल रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से, यूनाइटेड नेशंस में मेरे पास कश्मीरी ऑफिसर्स मेरे दोस्त थे जो बोलते हैं, जो वापस जब जा रहे होते हैं कि दिनी साहब हमें ये पता नहीं चले जब हम जाएंगे तो आप हमारा क्या होगा। और वो कश्मीर में नहीं आ रहे थे, उनके इलाके में थे, और उन्होंने मेरे को पूरा बताया कि किस तरह से क्या क्या होता है। तो आप ये मत समझिए कि मुझे नहीं पता कि क्यों होता है, कैसे होता है, वो पता है ना। आपका जो पॉइंट है बहुत वैलिड पॉइंट है इसमें। अभी देखिए जैसे मैडम भी ये जो कह रहे हैं, अभी मैं केरला से हूं, आपको पता है कितने कश्मीरी लड़के यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, आपको पता है इसके बारे में? वो मलयालम भी बोलते हैं और वो यहाँ रहते हैं और यहाँ रह के पढ़ते हैं, वो यहीं के लोग की तरह पढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको सुनकर हैरानगी होगी कि वो यहाँ के पढ़ते हैं, लेकिन पता ही नहीं है लोगों को। पता उन्हीं को है, जब गोली चलती है तो उनके बारे में पता रहता है। एक किसी ने एक बंदूक लेके फेसबुक में फोटो डाल दी तो वो हीरो बन जाता है। लेकिन जो कितने बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, अपना एक कोई बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो एक साइलेंट मेजॉरिटी रहती है। और वो मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैं एज अ होस्ट आपसे एक इस्तदार रखता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि वहां पर जितने ट्रेनें बनी है, हवाई अड्डे बने हैं, उनको जो है ना कितना आईटी का सिस्टम वहां पर मौजूद है, कितने लोग ग्रेजुएट हो गए, जहां पर हम खुश हैं वो तो उनका तो क्रेडिट चलो इंडिया को जाने दे कि वो बनता है जवाब। लेकिन जहां पर मसला है उस मसले की से जो है ना शुरुआत करते हैं कि मसला कैसे हल हो जाए। मसला हल होते ही आपकी जितनी भी काविशें हैं वो हम सराहेंगे, पाकिस्तान से सराहेंगे, जिस तरह आज हम बांग्लादेश को सराह रहे हैं कि हमसे जुदा हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इकोनॉमी हमसे अच्छे दर्जे में जा रही है, तालीम हमसे अच्छे दर्जे में जा रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमसे अच्छे हैं। हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, तो हम आपसे भी बिल्कुल मैं इसी चीज की बात आपको बोल रहा हूँ कि किसने सोचा था 71 में जब बांग्लादेश, तब अगर मैं किसी पाकिस्तानी को ये बोलता 60s में कि भाई आपका जो है बांग्लादेश एक ईस्ट पाकिस्तान चला जाएगा और बांग्लादेश बनेगा और वो इतना तरक्की करेगा, तो बोलेगा नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो मैं ये बोल रहा हूं आज आपको कि जो कश्मीर में बहुत सारे साइलेंट मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जो बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो डरते हैं, और वो ये चाहते हैं कि अमन का रास्ता भारत के थ्रू हो, ये वो चाहते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो डरते हैं, वो बाहर आकर नहीं बोलते हैं, ये मैं मान रहा हूँ। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने बोला कि कंप्लीट है, मैं बोल रहा हूँ साइलेंट मेजॉरिटी। बीबी की तरफ भी मैं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपसे ही आखिरी सवाल है आपसे और प्रोग्राम की पॉइंट अप की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह आप लोगों ने वहां पे डोमिसाइल लॉ भी जो है ना इम्पोज किया कि डोमिसाइल जो है ना वहां पर आप दे रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी एक अलग सा डिबेट बनती है। लेकिन सिर्फ आपसे ये पूछते हैं कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि वहां पर एक साइलेंट नेशन है, वो कहता है कि हम आजाद तो होने देना उनको, ये लॉकडाउन खत्म करे, ये अपने मिलिट्री को निकाल ले, यहाँ पर जो भी पुलिस को सौंप दे, ये हालात पुलिस को सौंप दे और फिर अपने ही, चाहे वो यूएन सॉल्व करे, चाहे पाकिस्तान सॉल्व करे, चाहे इंडिया सॉल्व करे, इन जो लोग अपने घरों में महसूर है इनको घर से बाहर आने दे और फिर लेट देम डिसाइड whether they want to go with you। जिस तरह बता रहे हैं कि बहुत से लोग हैं साइलेंट, तो इस साइलेंट लोगों को आप अपनी तरफ एक्सेस दे दे, घरों से आजाद करे, उनकी मार्केटें खुलवा दे, उनके हाथ खुलवा दे, ताकि फिर वो डिसाइड कर सके कि चाहे वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट है। चाहे बीबी की तरफ जा रहा हूँ आखिरी फेज में। बीबी आपकी जी आप कमेंट करें, आप कमेंट करें प्लीज। मैं यही बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा, कोई शक नहीं है उसमें। लेकिन वो दिन कैसे होगा, जैसे आप बोल रहे हो ना कि आर्मी जाएगी, वो कब जाएगी? तो आप देखिए 2 दिन पहले ही वहां पर एक बीजेपी के लीडर और उनके जो परिवार को मारा गया। कश्मीरी था, वो कश्मीरी मुस्लिम था, उसको मारा गया। किसने मारा उसको? तो जिस दिन ऐसे हालात बंद हो जाएंगे उस दिन आर्मी भी जाएगी वहां से, और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। जिस दिन मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, टेररिज्म जो है पाकिस्तान से आना बंद होगा, ये सब शांति हो जाएगी, उसमें कोई शक। बीबी आपकी तरफ आते हैं। माइक सॉरी, इसका प्रोग्राम का आप जो है ना थोड़ा सा टाइम अगर बढ़ा दें तो अब क्योंकि बात मुकम्मल करने में जो ना आसानी रहेगी प्लीज। दूसरी बात यह है कि सर ने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सर ने कहा कि जो गन मूवमेंट की बात हुई, क्योंकि मैंने गन मूवमेंट के ऊपर बात नहीं की, सर ने कहा कि ये पाकिस्तान से जो है गन आया, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, कोई शक आया, ठीक है। जो चीज सही है वो सही है।
गन आया, जब लोगों को लगा कि क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, मुझे उसके बारे में नहीं पता कि क्या क्या रीजंस रहे होंगे उठाने के, जिस जिस शख्स ने उठाई उसकी क्या अपनी क्या मजबूरियां रही होंगी, लेकिन मुझे आज पीएचडी स्कॉलर अपने कश्मीर के अंदर गन उठाते हुए दिखते हैं। मुझे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर गन उठाता हुआ दिखता है। मुझे एक जो है एक 14 साल का बच्चा गन उठाता हुआ दिखता है। उसको तो पाकिस्तान ने नहीं वर्गलाया ना, वो उसी सिस्टम में बड़ा हुआ, उसी सिस्टम ने उसको जो है मजबूर किया गन उठाने के लिए। तो सर, आपने उस सिस्टम के लिए आपकी जो गवर्नमेंट है या जो आपकी वहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, उन्होंने उसके लिए क्या किया? आप तो उनको मौका भी नहीं देते हो घर वालों से बात करने का। नंबर 2, आपने बात की गन मूवमेंट की कि गन मूवमेंट खत्म हुआ होता तो जो है बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती। मैं खुद भी, मैंने पहले भी बात की कि मैं गन को सोल्यूशन ही नहीं समझती हूँ। गन जो है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अब एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इस तरह की चीजें होती हैं। क्या आपके नागालैंड, आसाम, वहां पे जो है मोइस ने गन नहीं उठाई हुई है? वो आपकी आर्मी को नहीं मारते हैं? क्या खालिस्तान मूवमेंट में जो है गन नहीं उठी? क्या उन लोगों ने नहीं उठाई? ये हर मोमेंट में होता है। क्या बलूचिस्तान में कुछ अगर इश्यूज हुए वहां पे लोगों ने नहीं उठाई? ठीक है, इसी तरह अफगानिस्तान में कुछ हुआ, वहां पे लोगों ने गन नहीं उठाई। जहां पे लोगों को लगता है कि हमारे राइट्स जो है वो हमें नहीं मिल रहे हैं, वहां पे लोगों को जो सही रास्ता मिलता है और जब उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो एक वो कंट्रोल होता है या गवर्नमेंट जो है उससे अपने जो एक मुफाद के लिए यूज करती है, तो वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। तो फिर उसके बाद जब सिचुएशन आती है 1996 में, जब इंडियन गवर्नमेंट फोर्स करती है कश्मीरियों को कि चलो आओ टेबल पे बात करो हमारे साथ, और उस टाइम गन छोड़ता है कौन? यासीन मलिक साहब अपनी पूरी तंजीम के साथ। उसने गन छोड़ी। उसने कहा ठीक है, अगर मौका मिलता है तो मैं गन से ज्यादा मैं डायलॉग को प्रेफर करूंगा। वही यासीन मलिक जो आज जेल के अंदर बंद है, वही यासीन मलिक जो एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन, गन छोड़ के एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जो है वो आना चाह रहा था, वो एक पॉलिटिकल डायलॉग को जो है स्पेस देना चाह रहा था। वो उस जो वहां पे खित्ते के अंदर जो प्रोग्रेस जो चीजें गलत हो रही हैं उसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत जो है रिजॉल्व करना चाहता था। ही इज इन प्रिजन, ठीक है, उसकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इस पे भी आपका जो है मैं स्टांस में जरूर सुनना चाहूंगी कि जिन लोगों ने गन छोड़ी, आपने तो उनको भी चुन चुन के मारा। जो उनके साथ उनके साथी थे उनको भी चुन चुन के मारा, उनको जो है जेल में डाला। फिर उसके बाद आपने कहा कि मैं पाकिस्तान के बहुत से जो एक्टिविस्ट हैं, मैं जो बलोचिस्तान से हैं या कहीं से हैं, मैं जब उनसे मिलता हूं तो वो कहते हैं कि कर्नल साहब पता नहीं इसके बाद आप हमें देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। सर नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। आई थिंक आपने गलत सुना। मैं पॉइंट नोट कर रही हूं। पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स के बारे में बता रहा था, पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स। चले, शायद मेरे सुनने में गलती हुई हो, लेकिन मैं अपने जर्नलिस्ट की बात करूंगी। हमारे जर्नलिस्ट को जो है उठा के ले लिया जाता है। आप, हमारी एक बहन है मसरत ज़हरा, शी वाज अ फोटो जर्नलिस्ट, उसके ऊपर आपने यूपीआई लगा दिया। फिर उसके बाद आज जो है जिन लोगों ने जो शाहीन बाग में जिन सिखों ने लंगर लगाया था लोगों के लिए खाना देने के लिए, उन बेचारे बच्चों के ऊपर, जो उन सिख लड़कों के ऊपर जो है यूपीए लगा दिया गया। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जो हमारे जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं उनको जेलों में बंद कर दिया गया। जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है घरों से उठा के लेके गए। वहां पे तो कोई हमारे लिए तो इंसाफ या हमारे हुकूक नाम की तो कोई चीज रह ही नहीं गई कश्मीर में। उसके ऊपर जो लास्ट पॉइंट डोमिसाइल का था, मैं उस पर बात करना चाहूंगी। सर, वी आर अंडर प्रेशर, ठीक है, हम थ्रेट फील करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के हर मूव को। आपने आर्टिकल 370 हटाया, हम खामोश रहे। आप ला के वहां से इंडियन गोरखा को जो है 7000 गोरखास को आप जो है वहां पे डोमिसाइल इशू करते हैं, तो आप दूसरी तरह से क्लेम करते हैं कि हमारे अपने लोग हैं। तो क्या ये हमें, हमारे लिए थ्रेट फील नहीं है कि कल को
जो है हमारी जमीन के ऊपर हमारा कब्जा नहीं रहेगा, हमारी डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, क्यों कर रहे हैं? आप हमें क्या इस तरह से जीतना चाहते हैं? क्या आप हमें इस तरह से जो है अपना बनाना चाहते हैं? आपका हर मूव हमारे खिलाफ है। आपने हमें 1 साल से बंद रखा हुआ है, हमारे बच्चों को बंद रखा हुआ है, हमारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं घर में बैठ बैठ के, उसके ऊपर कोरोना की डिजीज है, और आपके यात्रीज के लिए कोरोना नहीं है, लेकिन हमारे लोगों के लिए कोरोना है, वो बाहर नहीं निकल सकते, उनके लिए जो है टूरिज्म को जो है वो ओपन कर दिया गया है, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो घरों में रहें, उनका मुस्तकबिल तबाह हो, हमारी इकोनॉमी तबाह हो। हमारी इकोनॉमी तबाह होना, अगर हम आपका अटूट अंग है सर, कश्मीर आपका अटूट अंग है, ठीक है, यही क्लेम है ना आपका। मैं आपकी स्टांस पे बात करती हूँ, कश्मीर आपका अटूट अंग है सर, तो आप अपने ही अटूट अंग की इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं, आप अपने ही अटूट अंग का जो है फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, आप अपने ही अटूट अंग का जो है वहां पे ला के उनके हुकूक जो है वो औरों को दे रहे हैं, वहां पे उनको थ्रेट फील हो रहा है कि हमारी जॉब जो है उनके जो है हमारा उनके ऊपर हक नहीं रहेगा। आप जो है हमारे बच्चों का जो जवाब देने का मौका दीजिए प्लीज। हाँ, मैंने उनसे कहा कि टाइम थोड़ा सा बढ़ा दे, मैंने रिक्वेस्ट की है, तो हमारा अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते। आपने हमें सिक्योरिटी देने के लिए क्या किया? हमारा ट्रस्ट विन करने के लिए कभी भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। लास्ट बात जो आपने की कि जो अभी एक बंदा मारा गया बीजेपी का, आपको बीजेपी का बंदा नजर आया वो मारा गया? नहीं, लास्ट आदमी, लास्ट, मैं मतलब लास्ट, सबसे लास्ट, लेटेस्ट, उसकी बात कर रहा हूँ। उससे पहले भी कितने लोग हुए? मैं तो सारी बातें लेटेस्ट करूंगी, मैं तो पुरानी बुजुर्गों वाली उसमें दौर में थी ही नहीं, मैं उसकी बात नहीं करूंगी, मैं अभी लेटेस्ट ही बात करूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी, आपने उनकी बात की, आपको वो छोटा सा 3 साल का बच्चा सयाद नजर नहीं आया जिसको उसके नाना की लाश के ऊपर बिठा के जो है ना आपकी वहां पे सीआरपीएफ तस्वीर खिंचवाती? नहीं सर, वो गलत है। आपको ही पता है किसने किया वो उस पे हम we will not get into an argument, we will not get into an argument, you also know it, it is not। सर आप झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकती हूँ, रोमान साहब झूठ बोल सकते हैं, शुएब शाह साहब झूठ बोल सकते हैं, एक 3 साल का बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा। देखिए मैडम, we will not get into that because अगर हम उसमें जाएंगे ना तो हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और अलग अलग चीजों पे जाना पड़ेगा। मत चलिए, आप उसको छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे पता है कि उसका सच्चाई डिफरेंट ओपिनियन, आई थिंक छोड़ दीजिए उसको। सर मैं जो है ना आपके ओपिनियन को मैंने बहुत रिस्पेक्ट दी है, मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ ना, इतना तो मुझे मेरा भी ओपिनियन ये है कि इट्स वो कैसे वो मेरा अपना भी एक ओपिनियन है उसमें। बिल्कुल, मैं आपके ओपिनियन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि आपने बात की कि वो बंदा मारा गया, ठीक है, आपकी वहां पे 8 लाख अबाउट जो है आर्मी वहां पे आर्म फोर्सेस जो है वहां पे मौजूद हैं, वो सीआरपीएफ है, रेगुलर जो आपकी आर्मी है, जो आपके बाकी और हैं, पुलिस है, जेके पुलिस है, वो सारी मिला के वो भी आपके लिए ही काम कर रही है, ठीक है। तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये जो अननोन गनमैन है, जिनको जो है कोई जहादी तंजीम भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहां से आते हैं और आपको पता नहीं चलता। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वेपन बेचता है। आपने इतनी बड़ी वहां पे दीवारें लगाई हुई हैं, आपने इतनी बड़ी आर्मी वहां पे खड़ी की हुई है, वो जो नो मैंस लैंड है वहां पे माइंस बिछे हुए हैं, तो आपकी आर्मी कर क्या रही है? मींस फिर ये तो आपके जवानों से सवाल पूछना चाहिए कि वो आंसर करूंगा। ओके, शाह साहब की तरफ आइए फिर। तो फिर उसका इल्जाम भी आप हमारे ऊपर, और फिर आपकी खुद गवर्नमेंट कहती है कि भाई आज 100 मिलिटेंट्स रह गए या 150 मिलिटेंट्स रह गए। आपने तब से तो मेरे ख्याल से पिछले तकरीबन ये कितने 3 या 4 सालों में तो आपने 4 से 5 हजार मिलिटेंट्स मार दिए, ठीक है, तो वो 250 का फिगर खत्म नहीं हो रहा, मींस कि आप जो है फिर बाकी इनोसेंट बच्चों को मार रहे हैं, ठीक है, जो इनोसेंट हमारी सिविलियन किलिंग्स होती हैं, जो आपकी जो है पैलेट्स या बुलेट्स से मारे जाते हैं आपकी आर्म फोर्सेस के, उनके लिए कभी भी हमारे लिए जो है ना कोई उनको कटहरे में खड़ा नहीं किया गया, किसी आर्मी वाले को खड़ा नहीं किया इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने या इंडियन जो है जुडिशरी ने कि भाई तुमने क्यों मारा, वो तो हमारा नागरिक था, वो तो हमारा अटूट अंग था। औरंगजेब कौन था मैडम? सिपाही औरंगजेब कौन था? मैं आता हूँ, मैं शाह साहब की तरफ जाऊंगा, फिर मैं शाह साहब के आखिरी वाइंड अप करता हूँ, फिर शाह साहब की तरफ आता हूँ। शाह साहब अपना पैगाम आगे शेयर करें हमारे साथ, आपके साथ 2 मिनट है सर, और फिर हमने फिर प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। शाह साहब आप अपना टाइम ले ले, वाइंड अप करें प्लीज। सर को मौका दीजिएगा, मैंने सर से सवाल पूछे हैं।
एक मिनट, शाह साहब का माइक में अनम्यूट कर लेता हूँ, क्योंकि ये स्टूडियो जब 4 डायमेंशनल हो जाती है तो फिर उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है। जी जी, कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से उनका थोड़ा सा कुछ इशू चल रहा है वहाँ पे रात भी हो रही है। जी जी, आप वाइंड अप करें शाह साहब, आपकी अपनी सवाल आपसे है कि कश्मीर के लिए आप ऐसा क्या विजन रखते हैं कि इसके क्या होगा, मतलब है कि वहां पर जिस तरह बीबी ने बच्चे की बात की है, सर भी बोल रहे हैं कि वहां पर कुछ ऐसे इनविजिबल लोग हैं जो कि इंडिया का नाम ले रहे हैं या पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, बीच में से कश्मीरी मरवा रहे हैं। आपके जहन में ऐसा क्या विजन है, ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसको हम समझे कि अगर कुछ खास हद तक ये वाली इस थ्योरी पर भी बात चलेगी कि आप वहाँ के बासी रह चुके हैं? कर्नल साहब से गुजारिश करूंगा कि कर्नल साहब का ताल्लुक केरला से है और केरला हिंदुस्तान का सबसे पढ़ा लिखा और सोबर किस्म के लोग, बड़े कूल माइंडेड लोग हैं। अगर इसी कुर्सी पर जीडी बख्शी बैठा ना तो मेरा मोबाइल टूट गया होता जहां पर कर्नल साहब बैठे हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कर्नल साहब से कि अपने जैसे कोई 100-200 बंदे इकट्ठे करें, उनको थोड़ी सी अपनी अकल दे दें, उन्हें बताएं कि नरेंद्र मोदी को समझा दें। नरेंद्र मोदी ने छाती ठोक के बोला, 56 इंच छाती ठोक के बोला कि मैंने मुक्ति बानी बनाई। अगर उसने छाती ठोक के बोला कि मैंने मुक्ति बानी बनाई तो पाकिस्तान भी छाती ठोक के बोलेगा कि मैंने कश्मीरी मुजाहिदीन बनाई। तो मसला तो इससे हल नहीं होगा। मसला हल होगा कि हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, उनको मसला कश्मीर को एक मसला मानना पड़ेगा, उनको टेबल पर आना पड़ेगा। अगर उनकी वहां पर गुडविल है, all the people of Kashmir will support to the cause of India and we will go with India. अगर इंडिया को ये डर नहीं है, अगर इंडिया समझता है कि हमारी यहाँ पर अच्छी शय है, हमारा यहाँ पर हमने डेवलपमेंट की है, हमने एयरपोर्ट बनाया है, कॉलेज बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, स्कूल बनाए हुए, तो फिर डर किस चीज का, फिर खो किस चीज का? हटाएं उठाएं इसको जनाब मोहतरम, ये कर्फ्यू शर्फ्यू खत्म कर दें, लॉकडाउन खत्म कर दें और बोले पाकिस्तान को। बेहतरीन मौका है हिंदुस्तान को इमरान खान से बात करने का। अगर कल को यही बात किसी मार्शल के लीडर के साथ करनी पड़ी ना तो ये कामयाब नहीं होंगे बात करने में। आज इनके पास बेहतरीन मौका है, इमरान खान की सूरत में इनके पास बहुत अच्छा और ब्रॉड विजन वाला लीडर है, उसे ये बात करें, कश्मीर की बात करें और कश्मीर का मसला फॉर एवर हल करें और खुद भी गुर्बत से निकले, पाकिस्तान को भी गुर्बत से निकाले और कश्मीर को कब्रों से निकाले, कश्मीर को मौत से बचाए। बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब ने एक लास्ट में शाह साहब ने जो पॉइंट कही है, इसमें कुछ खास हद तक मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जो इमरान खान है वो बार बार एक ही मुद्दे को बार बार एक्सपोज करता रहता है हर फोरम पर कि लेट कश्मीर स्पीक। जिस तरह सर की तरफ मैं जाऊंगा और वो बीबी ने भी कुछ सवाल पूछे हैं, वो पॉइंट शायद आपने नोट किए होंगे। बीइंग अ होस्ट मेरी भी यही परसेप्शन है कि यहाँ पर अगर कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ पर पाकिस्तान में आ गई वजूद में या हिंदुस्तान में वजूद में आ गई तो फिर यही बातें फिर नहीं होगी। और जिस तरह सर ने कहा कि खुद भी गुर्बत से निकले, पाकिस्तान को भी निकाले, हम लोग गुर्बत से निकले या ना निकले, लेकिन कश्मीरी लोगों को ये जो हालात वहां पर हैं, सर भी बता रहे हैं कि हमारी भी वहां पर इकोनॉमी तबाही के दहाने में पहुंच गई कि हम भी अपनी फौजी को मरते अभी मजीद लाशें नहीं देख सकते। कश्मीरी बता रहे हैं कि हमारे भी वहां के जवान, वहां के बच्चे जो है ना अपने अबू के पेट के ऊपर मसकशुदा लाश वहां पर फोटोग्राफर जो वीडियो रिलीज की है, मजीद हम नहीं देख सकते। लेकिन इस देखने वाले और प्रॉक्सी वाली बातें थोड़े से साइड पे रख के सर की तरफ वापस जाएंगे। आज इमरान खान बार बार बता रहे कि आप अमन का पीस की एक स्टेप ले ले तो हम 10 कदम आपकी तरफ आएंगे। कश्मीरी भी यही कह रहे हैं, आप खुद इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि साइलेंट नेशन है, वो हमारे साथ है लेकिन डरते हैं। तो आप साइलेंट नेशन का क्या करेंगे कि एक दिन उन्होंने भी बस ये टाल ली कि हिंदुस्तान भी इसमें नहीं कूद पड़ा, पाकिस्तान भी नहीं कूद पड़ा, तो हमें चाहिए कि खुद अपनी राइट के लिए स्ट्रगल करें। तीसरे ने किसी ने नहीं आना सर। तो जब कश्मीरी आपके हक में बोल रहे हैं या जिस तरह आप बोल रहे हैं कि वहां के लोग हैं और खुद ही जो है ना यहाँ से हमारे हक में आना चाहते हैं, तो सर आप एक इंडिपेंडेंटली और एक ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम यहाँ पर क्यों नहीं डेवलप कर सके? क्योंकि राइट तो सब आपके पास है, पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं है। अदालत वहां पर आए, डेमोक्रेसी आपकी है, गवर्नमेंट आपने बनाई है, एलाइज आपके बेटे हैं, उनके होते हुए आप एक ट्रांसपेरेंट सा जो है ना निजाम बना दे। लेट कश्मीर डिसाइड कि वो इनविजिबल जो कुव्वतें हैं और वो जो साइलेंट नेशन है आपके साथ आना चाहते हैं, वो आपके साथ जाए, हमें तो खुशी है।
हमें खुशी इसमें नहीं है कि वो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ जाए पाकिस्तान, हमें खुशी इसमें है कि ये मसला हल हो, आपके हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो, हमारे आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हो। इस रीजन में जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इससे जुड़े कॉन्फ्लिक्ट, वो सब के सब कश्मीर के साथ जो है ना जुड़े हैं। इवन कि अभी चाइना भी इसके ऊपर बार बार उनके जितने भी ट्रोलर्स हैं वो बार बार कहते हैं कि आइंदा इतने दिनों में कश्मीर को हम आजाद करेंगे। हम कहते हैं कि चलो छोड़ दो यार, तू बीच में से शायद कुछ खास हद तक वो दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके होंगे, लेकिन से फरीक तीसरा फरीक बीच में से घुस जाए और भी हालात खराब हो जाएंगे। आपकी तरफ आते हैं सर, आखिरी वाइंड अप की तरफ जाएंगे, फिर आप वाइंड अप भी कर देंगे, लेकिन मैडम ने जो सवाल किए हैं आपसे उसके ऊपर भी आप अपने कमेंट शेयर करें प्लीज। जी बिल्कुल। मैडम ने जो बताया था कि जो हम उनके लिए इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, ये जो टूरिज्म है, ये जो आते हैं तो किसके लिए हैं? वो कश्मीर के जो है लोग हैं वहीं उन्हीं के लिए हैं। क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं कि जो टूरिज्म आते हैं वो कश्मीर के लोगों को फायदा नहीं होता? उसमें सबसे ज्यादा फायदा कश्मीर के लोग होता है। और जब ये नहीं होता है, जिस तरह से जब टूरिज्म नहीं होता, सबसे ज्यादा इफेक्ट कश्मीर के लोगों को ही होता है। अब ये अमरनाथ यात्रा, मैं खुद अमरनाथ यात्रा का बंदोबस्त देखा हुआ है। सबसे ज्यादा जो लोग वो आते हैं, वो जो क्या बोलते हैं घोड़े और ये सब लेके आने वाले, सबसे ज्यादा लोग वो देखते हैं कि कब यात्रा हो, हमारे लिए कब कुछ पैसे का प्रबंध हो। आपने आप देखना चाहिए कितने ज्यादा लोग वहां पर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। टूरिज्म कश्मीर का एक मेजर, जो बाहर से लोग आएंगे तो किसका फायदा है? कश्मीर का ही फायदा है। और जहां तक मैं एक चीज और बताता हूं, आज तक अगर आप स्टेट वाइज देखें कि कितना परसेंटेज ऑफ जो अमाउंट ऑफ मनी विच इज गॉन इन, मतलब अगर स्टेट वाइज हर जगह पर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देखें, तो मैं आपको बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, कश्मीर एक टॉप 5 में आएगा। टॉप 5 में उतना पैसा भारत सरकार ने आज तक कश्मीर में इन्वेस्ट किया है। किसके लिए है वो? कश्मीरों के लिए किया है। क्यों आज मैं जो बोल रहा हूं, बच्चे यहां भी पढ़ रहे हैं, क्यों कैसे पढ़ रहे हैं वो? क्योंकि किसी ने इन्वेस्ट किया है। इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब कुछ ठीक है, मैं कभी नहीं बोलूंगा कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। नो, देयर आर इश्यूज, देयर आर प्रॉब्लम्स, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, बट दैट इज नॉट द ओनली स्टोरी। देयर आर सक्सेस स्टोरीज, देयर आर पीपल जो अच्छे से कर रहे हैं, जो शांति चाहते हैं, जैसे मैंने बोला वो भी है। क्योंकि उनकी जो आवाज है वो बाहर नहीं आती है अनफॉर्चुनेटली। जैसे रिफत मैडम है, अगर ऐसे लोग और बाहर आए जो ये कहने के लिए जो हिम्मत रखे, नहीं भाई ऐसा भी है, हम ये चाहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी जगह उनकी आवाज नहीं आती है ना। जहां तक शोएब साहब बोल रहे थे कि आर्मी का साथ में और इमरान खान साहब के साथ में जो ताल्लुक, हम भी चाहते हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है रोमन साहब? प्रॉब्लम ये है कि इमरान जो साहब है, जो है, या प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनको ही डजंट हैव एनी पावर। उनके हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि अब वो वहां पर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे भी नहीं रहेंगे। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में जो बातें चलती है -1, ये -1 क्या है आपको पता है कि क्या है, किस चीज के बारे में होती है? -1 की बातें होती रहती है वहां पर। तो अनफॉर्चुनेट पार्ट भारत की तरफ से अगर देखा जाए वो ये है, अगर हम बात करें तो किससे करें? प्राइम मिनिस्टर से करें जिनको कोई पावर नहीं है, आर्मी से करें जिनके पास पावर है लेकिन वो सामने नहीं है, तो किससे करें? नंबर 1। और जब भी आज तक आपने देखा हो, चाहे वाजपेयी साहब हो, चाहे मोदी साहब हो, जिसने भी हाथ आगे बढ़ाया है, उस हाथ को किस तरह से क्या हुआ है उसके बारे में आपको पता है। वाजपेयी साहब ने हाथ बढ़ाया, कारगिल हो गया। मोदी साहब ने हाथ बढ़ाया, कितने सारे अटैक्स हो गए। तो ये सब चीजें हैं, इसमें इश्यूज हैं। ऐसे नहीं है कि यहां से किसी ने भी पीस नहीं चाहा है। सबसे पहले जब मोदी साहब ने आए थे, सबसे पहले नवाज शरीफ साहब को बुलाए थे, वो आए थे। नवाज शरीफ साहब के घर पे गए थे, वो शादी अपने शायद बेटी की शादी में वो पहुंचे थे। तो ये सब क्या दिखाता है? कि हम भी चाहते हैं अमन हो, लेकिन एक ऐसा शक्ति है जो पाकिस्तान में है, जो कंट्रोल करता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन है वो। जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक शांति नहीं होगी। और जहां तक हमारा है, हम भी ये चाहते हैं कि इसमें अमन हो। हम भी चाहते हैं कि कश्मीरियों की सुनी जाए। इसे आपने जैसे लिखा है ना, कश्मीरी टू डिसाइड, मैं भी जानता हूं कश्मीरी डिसाइड। और मैं लेकिन मेरा ये मानना है, उसके साथ में ब्रैकेट में, साइलेंट मेजॉरिटी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड, इज माय टेक ऑन इट। ऑफ कोर्स पीपल लाइक रिफत वानी मैडम साहब विल आल्सो ऑलवेज बी देयर, दे हैव अ प्लेस देयर। आई एम नॉट सेइंग दैट दे डोंट हैव अ प्लेस, दे हैव अ प्लेस। जस्ट लाइक इंडिया में हर जगह पर आप कहीं पे भी जाओ, इंडिया का सबसे बड़ी खूबी यही है कि हर आदमी को एक ओपिनियन होता है, और ओपिनियन बिल्कुल खुलेआम बोल सकता है। चाहे वो मोदी साहब के बारे में हो, चाहे मेरे बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो, कुछ भी बोल सकता है बिना कोई डरे। ये कश्मीर में भी जो होना चाहिए, ये कश्मीर में भी है अभी, लेकिन और भी बढ़ सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आई एम सीइंग इन द पॉजिटिव लाइट दैट इन द कमिंग ईयर्स, when people like Rifat Wani and all those madam who are the younger generation, when they come up, I think little more sense will come in। थोड़ा सा आएगा कि यार ये हथियार वाला मसला है, इसको पहले हटाया जाए,
और बातों से और इंटेलेक्चुअली हम इसको किस तरह से एक सोल्यूशन लेके आए, मेरे ख्याल से उस तरफ में जाएंगे और एक पीसफुल सोल्यूशन वहां पर होगा। सर जी सर, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं, तो पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पब्लिकली। मैं चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेड वर्कर तो नहीं हूं, लेकिन सिर्फ एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, जिस तरह आपने कही कि पाकिस्तान इमरान खान के साथ पावर नहीं है, इंसिडेंट होती हैं आपकी यहाँ पर बालाकोट में। आपका पायलट विद इन अ डे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ही रिलीज कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ही स्पीच किया था उस दिन के हम रिटेलिएट करेंगे, और फिर बाद में जो हुआ आपने भी देख लिया सर। लेकिन वो जो कहता है वो करता भी है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ की सूरत हाल ये है कि वो मशहूर है कि वो भीख मांग रहा है, लेकिन वो इस बात पे मशहूर है कि वो अपनी कौम के लिए मांग रहा है। एक लीडर जिसके बच्चे का रोजी रोटी, जो भी साहिब इख्तियार है, चाहे वो जर्नल है, चाहे वो काजी हैं, चाहे वो हाकिम, जितने यहाँ के पावरफुल लोग हैं, उन्होंने कौम का पैसा यहाँ से लेके बाहर मुल्कों में अपनी इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने खाया, उन्होंने पिया, मिल के खाया, जम के खाया। लेकिन ये एक बंदा है जिसके ऊपर हम फिर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये बंदा कम से कम खा तो नहीं रहा, बाहर लेके नहीं जा रहा, लेकिन बाहर लोगों को बता रहा है कि भाई मेरे पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए बरा मेहरबानी पाकिस्तान को पैसा दे दो, इसके अवाम को पैसा दे दो। तो इसके ऊपर मैं सिर्फ ये कमेंट करूंगा, इसके पास इख्तियारात हैं, ये ऐसी बात नहीं कि इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात हैं, इसीलिए तभी तो आपका लीडर जो है ना, आपका विंग कमांडर जो है ना, वो रिलीज होगा। बीबी की तरफ आते हैं। बीबी, आप क्या कहना पसंद करेंगे आगे कि कश्मीरी की फ्यूचर क्या है आखिर? मतलब है कि कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान की तरफ देखे तो भी कोई लेटेस्ट ट्वीट हमें ना तो जनरल बाजवा का नजर आया, आसिफ गफूर साहब का, ना तो इमरान खान का कोई लेटेस्ट ट्वीट आया कि भाई कश्मीर हमारा है। तो ऐसे में आप पाकिस्तान को भी देखते हैं, उधर भी देखते हैं, आप खुद अकेले हैं। इंडिया आपको बार बार क्लेम करे कि तो आप जो है ना, आप पाकिस्तान से ले रहे हैं, पाकिस्तान का आपको फंड कर रहा है, पाकिस्तान आपको हथियार दे रहा है। बीच में सूरत हाल है कि वहां पर फुल कंट्रोल पाकिस्तानी के साथ तो है, कश्मीरी तक, आजाद कश्मीर तक, जहां पर और ज्यादा इख्तियारात है वो तो मकबूजा कश्मीर में है। तो जहां पर इनका इख्तियार है, उनसे आप क्या चाहते हैं? वे सामने बैठे हैं कर्नल साहब, आप उनसे पूछे, आप इनसे क्या चाहते हैं? नहीं, सबसे पहले तो सर ने मैंने सर का एक ही पॉइंट इसमें नोट किया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, वो अपने वतन को डिफेंड कर रहे हैं, मैं अपने वतन की बात कर रही हूँ, मैं अपने सरजमीन की, अपने मुल्क की, अपने लोगों को डिफेंड कर रही हूँ, या अपने स्टांस को डिफेंड कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कि बेहतर है। इसमें तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ये तो एक जर्नल डिस्कशन हम कर रहे हैं, और इसमें हम तीनों में से किसी के इख्तियार में नहीं है। एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल डिस्प्यूट है जिसको यूनाइटेड नेशंस तक जो है रिजॉल्व करने में नाकाम है। तो फिर हम तीन लोगों की तो मेरे ख्याल से I agree मैम, I agree। हम लोगों की तो कहीं वो नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरा यहाँ पे है कि सर ने टूरिज्म की बात की कि टूरिज्म से कश्मीरियों को फायदा होता है। सर, टूरिज्म से कश्मीरियों को फायदा तब होता कि जब टूरिज्म कंटिन्यू रहता। पिछले एक साल से हमारा सब कुछ, स्पेशली आफ्टर 2016 अगर देखें, जब बुरहान वानी को शहीद किया जाता है, उसके बाद हमारा टूरिज्म, हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो ट्रेड है, वो बंद हो गया। हमारा जो एप्पल ऑर्चर्ड है हमारा, उसको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। उसके बाद जो और हमारी चीजें जो बाहर जाती थी, उनको कितना नुकसान पहुंचा। और हिंदुस्तान के अंदर एक नफरत मैंने देखी बिल्ड होती। सर आप प्लीज, I'm not saying anything, आप बोलिए प्लीज, बट यू नो that's my reaction। जी, मैंने देखा कि जब हमारे जो ये सेब वगैरह बेचते हैं, ये जब वहां पे गए हैं, इनके ऊपर जो है बड़ा अत्याचार भी हुआ सर, पब्लिक हुआ। आपके टीवी चैनल्स नहीं दिखाया, ठीक है। उसके बाद आज हमारे जो वो दरख्त हैं उनको वो काटा जा रहा है। फिर उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो मुझे नजर आता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट को मजीद हवा दे रहा है, वो जब से हमारा एजुकेशन का सिस्टम बंद हुआ। आपने अभी कहा कि अभी टूरिज्म होगा तो वो जो घोड़े वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं वहां पे रहने वाले, उन लोगों को फायदा होगा। बेशक उनको थोड़ा फायदा होगा, लेकिन इस टाइम पूरा हिंदुस्तान कोरोना से जूझ रहा है, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान में तबलीगी जमातों पे पाबंदी लगाई। मैं हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट अ कम्युनल पर्सन। मैं हर एक के मजहब की आजादी और हर एक के मजहब की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ रहने वाले को मैम ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि हिंदुस्तान कैसा है ना, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं हर चीज को, हर मजहब का, वो तो हमारे खून में है।
विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, अगर ऐसा नहीं होता ना तो मुझे ये बात बोलने की जरूरत नहीं पेश आती। नहीं, आप कहीं पर भी जाकर ये चीज के लिए तो मैं लेकिन सर एक बात पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर है ये बात कि वहाँ के मुसलमान आज भी अपने ईमानदारी की सर्टिफिकेट, वफादारी की सर्टिफिकेट इंडियन गवर्नमेंट को दिखाता है कि हम वफादार हैं। आप देखिए, अगर देखो अभी आप ये डायलॉग, ये जो डिबेट है वो दूसरी जगह पे जाएगा। मैं जहां पर हूँ और जब मतलब मैंने आपको बता रहा हूँ और आपको भी पता है ये, आई थिंक अगेन दिस इज अगेन सर बीबी लास्ट में वो वाइंड अप कर रहा है, बीबी वाइंड अप कर रहा है प्लीज बीबी। मैं सर ने कहा कि वहां पे जो टूरिज्म है उससे कश्मीरियों को फायदा होगा, तो मैं कह रही हूँ कि जब वहां पे टूरिस्ट आएंगे तो क्या जो है हमारे पास गारंटी है कि वो कोरोना इन्फेक्टेड नहीं होंगे और वो कोरोना वायरस नहीं लेकर आएंगे, या रास्ते में उनको जो है वो नहीं लगेगा, या यहाँ से वो जाके हिंदुस्तान वो वापस इंडिया ही जाएंगे, वो कश्मीर से कोरोना वायरस जो है वो साथ नहीं लेके जाएंगे। और इतना पूरी दुनिया में इतना पैंडेमिक है, उस पे इस्लामिक जो रिलीजियस हमारा सबसे बड़ा इवेंट जो होता है वो हज है, वो हज तक बंद है। उसके बाद दोबारा से अभी इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। गुज़श्ता 3 ईदें, ठीक है, हमारी घरों के अंदर गुजरने वाली है। अब ये अब चौथी ईद आना शुरू हो गई है, ठीक है, हमारी घरों के अंदर गुजरेगी। उसमें हमें अपने रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं करने दी जाती हैं, इतना स्ट्रिक्ट जो है वहां पे लॉकडाउन होता है। लाइक इस पे जो है बीबीसी ने भी रिपोर्ट्स बनाई, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। इस पे जो है तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने वहां पे लोकल ऑन ग्राउंड जाके रिपोर्ट्स बनाई हैं आफ्टर 5 अगस्त। और अभी इन्होंने फिर 31 और 30 को हमारी ईद है फिर से, और 31 तक फिर जो है इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, मतलब कि हमारी अगली ईद भी गई, ठीक है। तो मुसलमान जो है वहां पे स्टक हैं। फिर उसके बाद सर आ जाते हैं जो डिस्प्यूट और इशू की बात है कि कैसे रिजॉल्व होगा। सर जब तक इंडिया और पाकिस्तान जो मैं अभी तक देख रही हूँ, दोनों का मूड नहीं बन रहा कोई वॉर शॉर करने का, ठीक है, दोनों करना नहीं चाहते वॉर। और स्पेशली जो मुझे पाकिस्तान की तरफ से दिखा, उनके अपने बहुत सारे इश्यूज हैं, उनकी इकोनॉमी के इश्यूज हैं, ये अभी बहुत जो कोरोना वायरस की वजह से भी उनका काफी ज्यादा वो हो रहा है। और उसके बाद में जो इमरान खान की जितनी भी मुझे अभी तक जो समझ आई है उनकी पॉलिटिक्स से, वो जंग शंग के उसमें हक में नहीं है, वो उस पे कोई उनका नहीं है इरादा जंग करने का। तो वहां से जो है लद्दाख में आपने देखा कि चाइना जो है वो बीच में आ रहा है, और चाइना अब इसको अपना तीसरा फरीक इस डिस्प्यूट का जो है वो बना बैठा है, और वो कहता है कि अब मैं इसका थर्ड, वो खुद उन्होंने उनके जो अगर आपने फेडरल मिनिस्टर की बात सुनी है, उन्होंने खुद कहा है कि मैं इस डिस्प्यूट का फरीक हूं, क्योंकि हमने आर्टिकल 370 को रिवोक किया है हमारे से कंसल्ट किए बिना, और उसकी वजह से जो है हम अपनी सोवरेनिटी पे जो है वो थ्रेट फील करते हैं। तो ये टेरिटरी जो है वो हमारी है, ये इंडिया की नहीं है। तो तीसरा फरीक भी इसमें मौजूद है। इसमें जो है सबसे ज्यादा अगर आप देखें पूरे स्टेट में, लद्दाख हो गया, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, जो वैली है, या इसको या जम्मू को मिला के उसको अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हम हो रहे हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, सबसे ज्यादा नुकसान हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मुझे जो है लगता है कि कम से कम जो है जो इंडियन गवर्नमेंट है एटलीस्ट डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चले, थोड़ा सा उसको स्पेस हो सकता है, या थोड़ा टाइम लग सकता है, और लगेगा भी, बहुत टाइम लगेगा, अभी 74 ईयर्स हुए शायद और 74 ईयर्स लगे। लेकिन कम से कम अगर आप इतना कहते हैं कि वहां पे 95% लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं, 5% आजादी मांग रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टांस है, तो आप कम से कम उन 95% लोगों के लिए तो आप थोड़ी सी वहां पे सहूलत पैदा करें ना। उन 95% लोगों को तो आप स्पेस देना। आप उन 5% लोगों से लड़ने के लिए जो है आप 25 घर एक दिन में उड़ा देते हैं, ठीक है। एक घर बनाने में एक इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। एक घर में वो मौजूद था, आप जो है उस घर के साथ 25 घर और उड़ा देते हैं, ठीक है। आप उन 95% लोगों का जो है ट्रस्ट तोड़ते हैं, वो जिनका आप खुद क्लेम करते हैं, मैं नहीं क्लेम कर रही हूँ, ये इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 95% हमारे साथ रहना चाहते हैं। आप उन 95% लोगों के बच्चों का जो है फ्यूचर दांव पे लगाते हैं, 1 साल स्कूल बंद रख के, कॉलेज बंद रख के, यूनिवर्सिटीज बंद रख के, उनका ट्रेड, उनका बिजनेस जो है बंद करके, ठीक है।
तो उसके लिए तो है कम से कम एटलीस्ट उनके रिलीफ के लिए तो अगर इतनी ही सिंसियर होती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ, उनके लिए वो करती। और लास्ट चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि वो लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखते थे, वो लोग आज तक उनके ऊपर दोबारा से उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। 1 साल के अंदर, 1 साल 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा, वो अभी तक जेल में है। महबूबा मुफ्ती जिसने पहली मर्तबा बीजेपी को वैली का रास्ता दिखाया, उससे पहले तो कांग्रेस थी, वहां पे नामो निशान नहीं था बीजेपी का। उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं हिंदुस्तान जो है वो कर सका। जो लोग हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लेते थे, जो उसको मानते थे, फिर सर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक आम फिर आप लोगों के बारे में क्या राय रखेगा और क्या सोचेगा जब आपने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया, आपने हमारे वो तमाम राइट्स जिन पे हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया था वो सब आपने हमसे ले लिए। अब आप हमारी जमीन के ऊपर बाहर से लाके लोग भी बिठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सारा ये मसला हल हो जाएगा और लोग एक्सेप्ट कर लें हमारी हर एक बात को। आपने हमें अपना बनाने के लिए आपने वाइंड अप कर रहे हो, आप ये इंट्रोडक्शन से तो पूरा ही बताया जा रहा है। सर आप बताएं प्लीज, ये वाइंड अप। ये लास्ट जो पॉइंट है आपका, इसी पॉइंट से मेरा शुरुआत है। आपने बोला जो एग्रीमेंट हमारे साथ किए थे वो एग्रीमेंट वापस लिए, तो आप ये मानते हैं कि एग्रीमेंट आपके साथ हुआ था, लेकिन जब ये आर्टिकल 370 था तब तो आप, मतलब जो आपके जैसे एक छोटे से माइनॉरिटी पीपल, वो आप तब तो नहीं बोलते थे, तब तो बोलते थे कि भाई हमको तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, हमारा कोई बात तो सुना ही नहीं था, ये तो हमारे पास। अब जब आर्टिकल 370 हटा तो आप बोलते नहीं हमारा तो एग्रीमेंट था। तो ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज मैम, अभी मेरे को वाइंड अप करने दीजिए, इट्स टू लेट नाउ बिकॉज़ आई थिंक इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, so I'll just wind up in 2 more minutes. I think then we can just finish it off. सेकेंड चीज, मैं फिर से वही बात करना चाहता हूं कि आप हमेशा यही पूछे जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं एज एन आर्मी, फॉर्मर आर्मी ऑफिसर, एज एन इंडियन, एज यू नो, एज अ फेलो इंडियन आपके जैसे, कि द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंसर्न, जो सबसे पहला कंसर्न है वो कश्मीरी जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स का ही है। क्योंकि क्यों ऐसा है? क्योंकि जब तक कश्मीरी के जो साधारण आदमी है या औरत है, जो बच्चे हैं, उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कैसे होगा कि वो बात मानेंगे कि भाई अब कौन सा अच्छा रास्ता है। वो हम भी जानते हैं। तो हम क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम उनके बारे में ना सोचें और बाकी एक्टिविटीज करते रहें? कभी हो ही नहीं सकता ये। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई भी नहीं कर सकता है ऐसे, हर जगह पर चाहे कहीं पे भी हो वहां पर ऐसी हो। और जहां तक आपने बात कही कि आपके लीडर्स जेल में क्यों है, आपको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जो एक होम मिनिस्टर साहब थे वो भी जेल में रह चुके हैं। अभी जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद पता लगा लेंगे कौन थे, ठीक है, जो खुद एक पिछले गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे, वो खुद जेल में रह चुके हैं। तो यहाँ पर नेबरिंग हमारे कई सारे ऐसे नेता हैं जो कभी जेल में है, कभी बाहर आते हैं। ये डेमोक्रेसी है, दिस इज डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट मिलिट्री रूल्ड है, कुछ नहीं है, दिस इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ये सब चीजें होती है, कभी कोई अंदर आता है, कभी कोई पावर में बैठता है, वही चीज कभी कोई कहीं और जाता है। अब इसमें कहीं पर भी देख लीजिए, इंडिया के कोई भी स्टेट में उठा कर लीजिए, ये एक चीज चलती रहती है। ये आगे भी ऐसा ही होगा, केसेस होंगे, उसके कोर्ट केसेस होंगे, उसमें फिर कुछ लोग जेल में जाएंगे, फिर वापस आएंगे, वो सब चीजें चलता रहेगा। दैट इज डेमोक्रेसी एट इट बेस्ट फॉर यू। दिस द वे, दिस द chaos जो हमारे भारत में है वो चलता रहेगा। और लास्ट में सिर्फ मैं रोमन साहब एक चीज, आई थिंक वी कैन अगेन कंटिन्यू डिबेटिंग ऑन सम अदर ओकेजन। आई थिंक वी आर जस्ट सेटिंग मोर। लास्ट वर्ड फॉर मी इज दिस, दैट मेरे को मुझे भी पूरा यकीन है कि एक दिन आएगा जब अमन और शांति होगी। वो तब होगी जब ये जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो कश्मीर के लोग हैं, वो अपनी आवाज उठाएंगे और वो क्लियर बताएंगे कि भाई हमें हिंदुस्तान के साथ रहने दो, हमें अपने हाल में इसी में रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें गन चाहिए, ना हमें और कुछ चाहिए, हम अपने हाल। और ये जो है, मैं अपने एक भारतीय या हिंदुस्तान होने की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कई लोगों से सुन के, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बोलेंगे नहीं कभी, मैं उनका नाम भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अमन होगा, और अमन इंशाल्लाह कब होगा ये मुझे पता नहीं, 4 साल 5 साल लगेगा, लेकिन होगा, उसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया बीबी, आपका भी बहुत मशहूर है हम सर, आपके भी मशहूर है, शाह साहब तो चले गए, आपके भी मशहूर है। हमारा काम डायलॉग की हद तक है, शायद कश्मीर तक हमारी सदा पहुंच पाए, इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हम फिर क्लियर कर दे, हम किसी भी कौम को अपने साथ यहाँ पर इस स्टांस के ऊपर नहीं लाते कि शायद ये एज अ बर्निंग फैक्टर यूज हो जाए, जले वो लोग
और फिर जब जी वो लोग जंग लड़े, फिर बाद में जी जम हो जाए पाकिस्तान के साथ। ऑलरेडी हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर लोग फाइनेंस के मसले को फेस कर रहे हैं, बहुत मसले फेस कर रहे हैं। इवन कि हमारे अपने सूबों को, 5 सूबों को प्रॉपर इख्तियारात नहीं मिले जो होना चाहिए थे, क्योंकि इकोनॉमी कमजोर है हमारी। हम चाहते हैं कि कश्मीर का मसला कश्मीर के आदाद शुमार के अंदर हो, उसके तमाम तर फॉर्मेलिटीज को मद्देनजर रखते हुए हल हो। जो आप बता रहे कि 95% लोग आपके साथ हैं, उनको कम से कम एक्सेस दे रहे कि वो आप तक पहुंचे, आप वो कोर्ट तक पहुंचे, वो रेफरेंडम तक पहुंचे, वो डिसीजन तक पहुंचे। लेकिन उसका आप बता रहे कि हमने वहां पर डेवलपमेंट की। सर, इस सूरत हाल में आप 100 की जगह 1000 लगाए, वो जाएंगे किधर? वो जाएंगे जी कॉन्फ्लिक्ट की हालत में। कोई मानने को तैयार नहीं। वंस दिस स्टेज लेफ्ट, एवरीथिंग नॉर्मल सी आ जाए, फिर क्या होगा? हो जाएगा ये कि आपके 1 रुपए की चीज को भी लोग 10 रुपए में शुमार करें कि चलो इंडिया कुछ लगा रहा है। लेकिन अब इस सूरत हाल में फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो चीज है, वो प्रायोरिटी है अमन। वहां पर वो प्रायोरिटी डीवेपनाइजेशन है, वो प्रायोरिटी वहां पर है कि कम से कम पॉलिटिकल माइंडसेट बन जाए। चाहे वो आप महबूबा मुफ्ती को चूस ले, चाहे वो उमर साहब को चूस ले, चाहे फारूक साहब को सामने फ्रंट पे लेके आए, जिसको भी लेके आए, लेकिन वो आपका ही बंदा हो, आपका ही एला है, ऑलरेडी रह चुका है। लेकिन कश्मीरी लोगों को वहां के हुकूक के मुताबिक, वहां के स्टैंडर्ड के मुताबिक कम से कम वो लोग मजीद जलने से बंद हो जाए। क्योंकि अगर वो 1 गोली चलाते तो इंडियन फौज 10 चलाएंगे, वो 10 चलाएंगे, वो रिटेलिएशन में 20 चलाएंगे। तो ये चीजें खत्म नहीं होने वाली। शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया, बीबी जी आपका भी, कि हमारे इस छोटे से बैठक में आप दोनों ने अपनी राय शेयर कर दी। और शुक्रिया शाह साहब को भी, वो थोड़े से नाराज मूड में हैं, जज्बाती मूड में हैं, उनका दिल दुख रहा है कि वो दो तरफा लोगों पर जो है ना, मिर्चें ज्यादा खाते हैं। जी जी, खुश रहे सर। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज बीबी जी। ये थे कर्नल साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था पाकिस्तान से, और साथ में हम रिफत वानी साहिबा जो कश्मीर एक्टिविस्ट हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, स्पेशली वुमेन राइट एक्टिविस्ट है कश्मीर के ऊपर, तो वो भी हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पर सब पाकिस्तानियों के साथ मैं सिर्फ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। जो काम भी आप लोग करना पसंद करेंगे, जानना पसंद करेंगे, उनकी दो तरफा राय को जरूर देख लेकर, कश्मीरी लोगों को सामने रखते हुए वो लोग जल रहे हैं, जिसने भी आग लगाई है, जल वो रहे हैं, लॉकडाउन वो बर्दाश्त कर रहे हैं, अद्वैत कहत वो बर्दाश्त कर रहे हैं। वो लोग मेवे लगाए, मेवों के ऊपर इंडियन आर्मी रिटेलिएशन के ऊपर जो है ना, वो उनके मेवे काट रहे हैं, वो लोग जल रहे हैं। इकोनॉमी उन लोगों की खराब है, रोजगार उन लोगों का खराब है, मईशत उन लोगों का खराब है, सब जगह मिलिट्री स्टेज है वहां पे, वो लोग बिल्कुल बंद है, जकड़े हुए लोग हैं। वो लोग ही डिसाइड करेंगे। लेकिन तब जब यही लोग बैठ के यही यहाँ पर, लेकिन वहां पर एक दूसरी माइंडसेट है कि उनके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट भी किया था, लेकिन वो ट्रस्ट वाले लोग भी जेल के अंदर है। यासीन मलिक की मिसाल ले। तो बात यह है कि अल्लाह करे कि इन लोगों की जो स्ट्रगल है वो कामयाब हो जाए। और कैसे कामयाब हो जाए? जो लोग पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं, वेलकम। जो लोग इंडिया के साथ रहना चाहे, सो बिस्मिल्लाह। जो लोग कहते हैं कि नहीं, दो तरफा हमें किसी के साथ भी नहीं रहना, पाकिस्तान के साथ रहना है या ना इंडिया के साथ रहना है, हमने सिर्फ आजाद ही रहना, आजाद रहे। मेजबान रोमान खान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे हामिद गुल साहब के, जनरल हामिद गुल साहब के बेटे अब्दुल्ला गुल साहब। तो कल पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 3 बजे वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हुई। आप पेज के ऊपर रहे 3 बजे पाकिस्तान वक्त के मुताबिक। तो इंशाल्लाह अब्दुल्ला गुल के साथ भी अच्छा सा एक डिसेंट ब्रॉडकास्ट होगा। आपके सवालात भी इंशाल्लाह आने होंगे। जो लोग हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं कि कश्मीर के लिए ट्रेंड चलने के लिए भी हमारे साथ ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं। पुख्तनख्वा टेलीविजन का अपना ट्विटर अकाउंट भी है, रोमान खान मेरा अपना अकाउंट है। यूट्यूब पर हमें सपोर्ट करना चाहते हो, रोमान खान ऑफिशियल मेरा यूट्यूब अकाउंट है। तो आप जितने भी पोस्ट शोज हैं वो वहां पर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, पेज के ऊपर भी देख सकते हैं। मेजबान रोमान खान को इजाजत दीजिए। वस्सलाम, जहां भी रहें खुश रहें।